अब विस्तार से खबरों की बात करते हैं और देखिए छोटी सी बात को लेकर विवाद कितना बढ़ सकता है। इस तरह की खबर यहां पर सामने आई है उज्जैन में, जहां पर मामला सिर्फ ओवरटेक करने को लेकर था, लेकिन विवाद इतना बड़ा कि वहां पर तनाव के हालात जो है पैदा हो गए। इन सब झड़प लोगों के बीच हो गई बसों को साइड देने को लेकर। फिलहाल उज्जैन में स्थिति तनावपूर्ण यहां पर बन गई है। बिल्कुल, तो कुछ लोगों ने बजरंग दल के पदाधिकारी पर हमला किया। उज्जैन के तराना में यह विवाद हुआ। उपद्रवियों ने दुकान गाड़ियों में तोड़फोड़ की, जिसके चलते पूरे क्षेत्र में तनाव फैल गया। कुछ लोगों ने थाने का भी घेराव किया और अब पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की शिनाख्त की जा रही है। घटना को देखते हुए कलेक्टर ने तराना में धारा 163 लागू कर दी है। तो आप यहाँ पर विवाद देखिए, मामूली विवाद था, बसों को साइड करने को लेकर ये विवाद था, जो देखते देखते मारपीट में तब्दील हो गया और उसके बाद किस तरीके से उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया, उसकी तस्वीरें भी अब सामने आई हैं। में शांति है। कुछ लोगों के द्वारा उसके लिए आक्रोशित होकर कुछ अवैधानिक कार्य करने का प्रयास किया गया था, जिनको समझाइश देकर रवाना किया गया। वहाँ पर हमारा बल भी तैनात है, लाइन से भी हमने यहाँ बल बुलवा लिया है। उसके अतिरिक्त हमने सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन्स भी डिप्लॉय किए और अभी स्थिति नियंत्रण में, शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। जो युवक सोहेल है, सोहेल ठाकुर है, वो अभी उसको उज्जैन अस्पताल रेफर किया गया। वहाँ पर भी हमारे डॉक्टर साथी और पुलिस के साथी हैं और उसकी स्थिति अभी सामान्य है। हालांकि उसको अभी ऑब्जर्वेशन में रखा गया है और उसको भी हम लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन गुरुवार रात बस को साइड देने की बात पर दो पक्षों में विवाद हो गया। झगड़ा इतना बड़ा कि विशेष वर्ग के लोगों ने बजरंग दल के पदाधिकारी पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद जहां कुछ लोगों ने थाने का घेराव कर दिया, वहीं उपद्रवियों ने दुकान और वाहनों में तोड़फोड़ कर दिया, जिसके चलते पूरे क्षेत्र में तनाव फैल गया। घटना शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर तराना इलाके की है। तनाव के दौरान कुछ उपद्रवियों ने वकार यूनुस के डेंटल क्लिनिक में आग लगा दी। हालांकि मामला गंभीर होता देख पुलिस ने लाठीचार्ज करके भीड़ को तितर-बितर किया। मामले की जानकारी देते हुए एसपी प्रदीप शर्मा ने कहा कि दो पक्षों के बीच विवाद हुआ है, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। तनाव को देखते हुए इलाके में पुलिस और पीएससी को तैनात किया गया है। दो समुदायों के बीच की घटना को देखते हुए कलेक्टर ने धारा 144 लागू कर दी है। इसके साथ ही पुलिस वीडियो फुटेज से उपद्रवियों की पहचान करने में जुट गई है। तो देखा आपने किस तरह छोटी बात को लेकर आई थी, इतना हंगामा यहाँ पर हो गया। अनुराग हमारे साथ जुड़े हैं। अनुराग, बताइए फिलहाल क्या स्थिति है और क्या एक्शन यहाँ पर लिया जा रहा है? देखिए, मैं इस वक्त धार की भोजशाला में हूं, लेकिन जहां तक उज्जैन की बात है, वहां के जो पुलिस अधीक्षक है उनसे सुबह मेरी बात हुई है। लगभग 40 किलोमीटर दूर तराना का ये मामला था देर रात का, लेकिन अभी वहां पर स्थिति नियंत्रण में है, तनावपूर्ण नहीं है। एक एफआईआर हुई है और 6 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। फिलहाल हालात वहां पर काबू में है। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका सब जानकारी के लिए। तो फिलहाल देखिए एक्शन भी यहाँ पर लिया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि स्थिति जल्दी यहाँ पर सामान्य हो जाएगी। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यूपी के गाजियाबाद से आपको बड़ी खबर बता दें। यहाँ पर हादसा हो गया है और हादसा क्यों हुआ? कार को बचाने के चक्कर में हादसा हुआ। डिवाइडर से टकराकर एक गाड़ी जो है वो अचानक से पलट गई और इसकी तस्वीरें सीसीटीवी के सामने आई हैं। आप यहाँ पर देखिएगा, गलती किसी की, नुकसान किसी को यहाँ पर हुआ। बचाने की कोशिश ये युवक यहाँ पर कर रहे थे, अपने घर जा रहे थे। उस दौरान एक गाड़ी को बचाने की कोशिश में देखिए आप किस तरह से ये गाड़ी यहाँ पर पलट गई। गनीमत रही कि आसपास जो लोग थे उन्होंने तुरंत जब इसको देखा तो इनको बचाने के लिए वो नजदीक आए और इनको निकाला गया गाड़ी से, जो गाड़ी चला रहे थे। लेकिन चोटें जरूर यहाँ पर आएंगी निश्चित तौर पर। जिस तरह से देखिए पूरी तरीके से पलट गई है ये गाड़ी। इसलिए कहते हैं कि सड़क पर जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो बहुत एहतियात रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों की जान इस तरह के हादसों में चली जाती है। और अब बात करते हैं बसंत पंचमी की। देखिए बसंत पंचमी के मौके पर कई जगह पर श्रद्धालु जो है वो स्नान भी कर रहे हैं और क्योंकि आस्था से जुड़ा हुआ मामला है तो इसलिए श्रद्धा है लोगों के मन में और तीर्थ स्थलों पर भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। संगम पर भी काफी लोग आज स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। लाखों श्रद्धालु इस वक्त आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आज बसंत पंचमी के त्योहार पर डुबकी लगा रहे हैं लोग और पवित्र और अंतिम स्नान है माघ मेले का और उत्साह आप देखिए गंगा घाट पर लोग पहुंच रहे हैं। घना कोहरा है, ठंड जबरदस्त है, लेकिन बावजूद इसके बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो स्नान करने के लिए
पहुंच रहे हैं और दिन चढ़ने के साथ साथ ये भीड़ और बढ़ सकती है। ताबिश, अजय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, अंतिम और पवित्र स्नान, आज किस तरीके का उत्साह लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है, क्योंकि कोहरा जबरदस्त है और लोग लगातार जो है स्नान के लिए आ रहे हैं। सुरक्षा कैसी है, मौसम कैसा है, तस्वीरें भी दिखाइएगा। बिल्कुल, आपने सुरक्षा से बात शुरू की तो सुरक्षा की तस्वीरें सबसे पहले दिखाता हूं। आप देखिए, बम स्क्वाड है, लगातार सक्रिय है, अलग अलग जगहों पर जाकर जांच कर रहे हैं। यहाँ पर तमाम जो अधिकारी हैं आकर यहाँ पर जो मेटल डिटेक्टर मशीनें हैं उन मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं और जांच करते हुए दिखाई दे रहे। देखिए इनके हाथ में गैजेट्स को देखिए, ये भैया कौन सा गैजेट है? HMD है। इससे आप जो जगहों पर भी देखते हैं कि आदमी मेटल डिटेक्टर। और ये एक बड़ी मशीन है, जरा ये बता दीजिए कौन सी है सर? ये जमीन के नीचे तक सर्च करती है। ये सर जैसे गीली मिट्टी में और पानी में। देखिए संपर्क का जैसे ठीक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि तादाद बहुत ज्यादा जाहिर तौर पर वहां पर लोगों की श्रद्धा का स्नान करने के लिए लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। अजय आप रहेगा, आपके पास हम लौटेंगे। अभी फिलहाल तकनीकी दिक्कत थोड़ी आ रही है, उस पर हम वापस लौटेंगे। इधर देखिए आप, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का विरोध भी यहाँ पर लगातार जारी है और ये जो मुद्दा है इनकी नाराजगी का, ये एक तरह से सियासी तौर पर भी काफी इस पर चर्चा होती हुई दिखी है। बसंत पंचमी का दिन है, ऐसे में महास्नान नहीं करेंगे अविमुक्तेश्वरानंद, ये अपडेट यहाँ पर लेकर आ रहा है इनको। ताबिश, अड़े हुए हैं अविमुक्तेश्वरानंद की प्रशासन, पहले उनसे माफी मांगे और उसी के बाद वो स्नान करेंगे, लेकिन जो हालात है उसे देखते हुए लगता नहीं है कि प्रशासन भी इस मूड में है। शंकराचार्य के आश्रम के बाहर एक नया नोटिस प्रशासन की तरफ से लगाया गया और इस बार बात बग्गी को लेकर की गई। चलो अगर तस्वीरें आपको बग्गी की दिखाते हैं, देखिए सामने उसी जो बग्गी है उस पर शंकराचार्य सवार हैं। नोटिस में लिखा है कि वाहनों के प्रतिबंधित क्षेत्र संगम नोस पर अपनी बग्गी को उस जगह ले जाने की कोशिश की गई जहां लोग लाखों की संख्या में स्नानार्थी थे। माना किया गया तो आपने विवाद खड़ा किया, मना करके विवाद की बात भी कही गई और भगदड़ होने पर जनहानि की संभावनाओं को इनकार नहीं किया जा सकता, ये बात दी गई। तो ये जो बग्गी आप देख रहे हैं जिसपे शंकराचार्य इस समय विराजमान है, इसी को लेकर ये पूरा विवाद है और इसी को लेकर जो है नोटिस में तमाम बातें कही गई है। बताया जा रहा है कि वो प्रतिबंधित क्षेत्र था और इसके बाद जो जवाब है उसमें ये अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से कहा गया है कि बग्गी में 2 घोड़े और 4 पहिए होते हैं और ये हाथ से खींचा जाने वाला एक जो है वाहन है और इस पूरे मुद्दे को लेकर स्नानार्थियों की भीड़ को लेकर पूरा विवाद हुआ। विवाद में हमने तमाम तस्वीरें देखी और अब जो 2 नोटिस हैं इस समय सर्च किए जा चुके हैं, तो आपको हम तस्वीरें उस बग्गी की दिखा रहे हैं जिसको लेकर ये पूरा नया विवाद है और बात आगे बढ़ाकर ये भी कही गई है कि क्यों ना आपको जो टेंट दिया गया है, जो सुविधाएं दी गई हैं उनको रद्द कर दिया जाए। वीडियो राजेश गुप्ता के संग दुबे, एनडीटीवी इंडिया। बसंत पंचमी के स्नान के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से, उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए तमाम महिलाएं हैं, स्नान कर चुकी हैं, स्नान करके निकली हैं और क्योंकि बसंत पंचमी है तमाम ने पीला वस्त्र भी धारण किया हुआ है। क्या स्नान के बाद भाव? आज तो ठंड कम लग रही है थोड़ा? हाँ, ठंड कम लग रही है। आप लोग? तो बिल्कुल भी नहीं लगे, हम लोग यहीं लोकल हैं, झूसी के हैं, प्रयागराज के रहने वाले हैं। स्नान कर लिया आप लोगों ने? हम लोगों ने कर लिया, हम लोगों ने 5:30 बजे स्नान किया जी। क्या है भाव आज के दिन का, बसंत पंचमी में स्नान का क्या भाव? बहुत अच्छा लगा आज स्नान करके, बहुत मन आनंदित हो गया। सुबह सुबह ठंड नहीं आ तो आप लोग सुबह सुबह इतनी ठंड में स्नान किया? नहीं, हाँ सुबह लग रहा था लेकिन नहाने के बाद नहीं ठंड लगी। आप लोगों ने पीला वस्त्र भी धारण किया हुआ। आज के दिन महत्व है बसंत पंचमी इसलिए पीला वस्त्र धारण किए। आज के दिन वसंत पंचमी है, पीला वस्त्र है, तमाम महिलाएं हैं और महत्वपूर्ण ये है कि आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि वसंत पंचमी के स्नान के लिए तमाम जो लोग हैं अलग अलग जगहों से पहुंच रहे हैं। राजेश गुप्ता के संग एनडीटीवी इंडिया। देखिए, गुरुवार को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़ा एक और नोटिस जो है वो चर्चा में आया और इस नोटिस में तारीख 18 जनवरी की है। इसमें मेला प्रशासन ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से पूछा है कि क्यों ना हमेशा के लिए मेला क्षेत्र में आपके प्रवेश पर बैन लगा दिया जाए। पालकी पर सवार स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, इस तस्वीर को दिखाने का हमारा खास मकसद है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को माघ मेले में दूसरा नोटिस मिला है और इस नोटिस में इस पालकी का भी जिक्र है। इस नोटिस में लिखा है कि 18 जनवरी 2026 को आप यानी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा मौनी अमावस्या के पावन पर्व पर पांटोन पुल नंबर 2 पर लगे बैरियर को तोड़ते हुए बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बग्घी पर सवार होकर भीड़ के साथ जाया जा रहा था, जबकि मेला पुलिस और प्रशासन द्वारा संगम क्षेत्र में
किसी प्रकार के वाहन न ले जाने की उद्घोषणा बार बार की जा रही थी। इसके जवाब में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से लिखा गया है कि महोदय, बग्घी एक ऐसी गाड़ी को कहते हैं जो कम से कम 2 घोड़ों द्वारा खींची जाती है, ताकि उसमें लगभग 3 से 4 फुट व्यास वाले 4 पहिए लगे होते हैं। महाराज श्री के किसी भी आश्रम में न तो कोई बग्घी है और न कभी थी। जवाब में लिखा गया है कि पालकी में 6 इंच के व्यास वाले स्टील के पहिए लगे हैं, जिसकी सहायता से कभी कभी भक्त उसे धकेल कर आगे बढ़ाते हैं। उसमें घोड़े और मोटर का कोई प्रावधान नहीं है। तो मेला प्रशासन ने जिसे बग्घी बताया, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद उसे पालकी बता रहे हैं। देखने में बात सही भी लग रही है। पालकी में छोटे पहिए हैं और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के अनुयायी उसे धकेल रहे हैं। लेकिन मेला प्रशासन ने अपने दूसरे नोटिस में एक और बात कही जो बड़ी है। मेला प्रशासन ने कहा कि आपके इस कृत्य से मौनी अमावस्या पर माघ मेला की व्यवस्था छिन्न भिन्न हुई और स्नान के लिए आ रहे लाखों लोगों को सुरक्षित स्नान कराकर उन्हें वापस भेजने में मेला में आए जनमानस की सुरक्षा व्यवस्था को गंभीर खतरा उत्पन्न हुआ। आपको सूचित किया जाता है कि कृपया 24 घंटे के अंदर यह स्पष्ट करें कि आपके इस कृत्य के कारण आपकी संस्था को दी जा रही भूमि और सुविधाओं को निरस्त कर आपको सदैव के लिए मेले में प्रवेश से प्रतिबंधित क्यों न कर दिया जाए। जी, आज आप बाहर निकले हैं, वो गौरक्षा वाली बात आपने पहले भी बताई थी, इसके तहत संवाद आप कर रहे हैं। ये जो विरोध है, इसका अंत कहाँ देखते हैं आप? सबकी यही जिज्ञासा है। बात यह है कि गौ माता की रक्षा के लिए जो एक प्रेरणा यात्रा हम यहाँ के माघ मेला शिविरों में कर रहे हैं, 5000 शिविरों में जा करके, ये तो मौनी अमावस्या के पहले से ही हमने शुरू किया हुआ है। उसको प्रतिदिन 10 बजे से 2 बजे तक हम करते ही हैं, आज भी कर रहे हैं। और जहाँ तक इस जो मामला इस समय प्रशासन ने बनाया, अपमान किया सनातनियों का, उसके समाधान के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो हम यही कहना चाहते हैं कि सम्मान की जो हानि उन्होंने की है, उस सम्मान को फिर से रिस्टोर कर दें, उस सम्मान को रिस्टोर कर दें, बात खत्म हो जाएगी। सम्मान रिस्टोर की बात कर रहे हैं, यहाँ तो नोटिस पर नोटिस देखने को मिल रहा है। हाँ ठीक है, नोटिस पर नोटिस देने का मतलब है कि सम्मान को अभी और असम्मान, अभी माने अभी अपमान करके उनका मन भरा नहीं है, और ज़्यादा अपमान, एक एक कदम और अपमान करते चले जा रहे हैं। तो अभी तो अपमान की ही श्रृंखला चल रही है, अभी कहाँ सम्मान को रिस्टोर की बात कहाँ आ रही है। दूसरा नोटिस जो कि बैक डेट में है, उसमें लिखा गया है कि क्यों ना आपका जो आपको साधन दिए गए हैं वापस ले लिया जाए, मेला क्षेत्र में एंट्री पर रोक लग जाए। भाई आप वापस ले लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बताना होगा कि आपने क्यों दिया। क्या उस समय आपकी अकल चली गई थी घास चरने के लिए? उस समय आपने गलत निर्णय ले लिया या अब गलत निर्णय ले रहे हैं? क्योंकि अगर आपने दिया है और आप उसको बिना माघ मेला पूरा हुए वापस लेना चाहते हैं, इसका मतलब एक निर्णय आपका गलत है, या तो देने का निर्णय गलत है या तो लेने का निर्णय गलत है। तो आपको बताना होगा कि आप गलत निर्णय क्यों लेते हैं। इतने बड़े प्रशासन होकर के आपने गलत निर्णय क्यों लिया। 23 फरवरी को बसंत पंचमी है। इस मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए माघ मेले में पहुंचते हैं, लेकिन स्नान से जुड़ा शंकराचार्य का मुद्दा आगे की ओर बढ़ेगा। बसंत पंचमी के दिन क्या होगा, कम से कम स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के पास तो इसका जवाब नहीं है। जितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं, श्रद्धालुओं में यही इच्छा जानने की है कि क्या कल स्नान शंकराचार्य जी करेंगे। बात यह है कि हम मौनी अमावस्या का स्नान कर ही नहीं पाए, तो अभी तो हम मौनी अमावस्या करके वापस अपने शिविर में गए ही नहीं हैं, तो अगले स्नान की कहाँ से बात आएगी। अभी तो मौनी स्नान की बात है, अभी तो हम उसी के लिए निकले हुए हैं। तो देखिए, ये मामला अभी भी फंसा हुआ है यहाँ पर। ऐशी के स्नान करेंगे नहीं करेंगे, हालांकि नाराजगी जिस तरह से वो दिखा रहे हैं, लग रहा है कि नहीं करेंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ा अपडेट ये आया कि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने स्वामी को सम्मान यहाँ पर दिया है। उन्होंने कहा कि आप आइए और स्नान कीजिए। पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम है, वो बढ़िया स्नान करें, उनसे प्रार्थना है और यह विषय का समापन करें, ऐसे आग्रह है। पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम है, वो बढ़िया स्नान करें, उनसे प्रार्थना है और यह विषय का समापन करें, ऐसे आग्रह है।
तो ताबिश, स्नान न करने से शुरू हुआ ये विवाद अब सियासत की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार बयानबाजी इसमें हो रही है और शंकराचार्य विवाद में कई जो नई तस्वीरें हैं, नए बयान हैं, वो सामने आ रहे हैं। अब जो ये पूरा मामला है, ये यूपी की सियासत का एक सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। बिल्कुल, जिस तरह से अखिलेश यादव इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वो जाहिर तौर पर इसको सियासी रूप दे रहा है। अब शंकराचार्य के मसले पर योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव खुलकर आमने सामने आ गए। अखिलेश ने खुलकर बीजेपी को चुनौती यहां पर दे दी है और इस बीच सीएम योगी ने काल नेमी शब्द का इस्तेमाल कर दिया, जिसको लेकर काफी नाराजगी दिखी है। अब देखिए आप जरा इस रिपोर्ट में। इन दो तस्वीरों को देखिए और जरा सोचिए कि सियासत कैसे अपने रंग बदलती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गौ सेवा वाली तस्वीर जो आपने कई बार देखी होगी, लेकिन कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय राय भी गौ सेवा कर रहे हैं। यहाँ साथ में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की तस्वीर भी मौजूद है। अब जरा ये बयान सुनिए। यूपी के दो नेता बोल रहे हैं, दोनों सनातन पर बोल रहे हैं। सनातन धर्म के प्रति और भारत के प्रति हमारा समर्पण का भाव बना रहना चाहिए। पूजनीय शंकराचार्य जी के पक्ष में तमाम सनातनी और पूरे देश के सनातनी उनके पक्ष में हैं। कम से कम तस्वीरें तो यही कह रही हैं कि न केवल गौ सेवा में बल्कि सनातन की सेवा में भी अब योगी को चुनौती मिल रही है। तो क्या ये मान लिया जाए कि यूपी की सियासत इस समय शंकराचार्य, गौ रक्षा और सनातन के इर्द गिर्द घूम रही है? ये बयान सुनिए, कैसे समाजवादी पार्टी ने जोर देकर सनातन का जिक्र किया और कैसे योगी आदित्यनाथ ने काल नेमी की एंट्री करा दी। पूजनीय शंकराचार्य जी के पक्ष में तमाम सनातनी और पूरे देश के सनातनी उनके पक्ष में हैं। भारतीय जनता पार्टी जो अधर्म करा रही है, भारी मन से अधिकारी भी नहीं करना चाहते हैं। प्लीज हटा लो। जो अधिकारी नोटिस भेज रहे हैं या उन्हें स्नान करने से जिन अधिकारियों ने रोका है, वो इस पाप का भागीदार नहीं होना चाहते हैं। मनी मन वो दुखी हैं और वो महसूस कर रहे हैं कि हमें दबाव में ये काम करना पड़ रहा है। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। ये अधर्म के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। पूजनीय शंकराचार्य जी का पूरा सम्मान होना चाहिए और अगर शंकराचार्य जी का ये सम्मान नहीं कर रहे हैं, गंगा स्नान या उस पावन स्थल पर उनके स्नान के लिए रोका जा रहा है, तो इससे बड़ा अधर्म क्या हो सकता है? अगर इसका कोई भागीदार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और अब तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी, नेता भी कह रहे हैं कि अधर्म आखिरकार सरकार क्यों कर रही है और क्यों करना चाहती है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। और अब प्रयागराज के बाद अब बात करेंगे भोजशाला की। तो भोजशाला में ताबिश, आज बसंत पंचमी की पूजा और नमाज एक साथ होनी है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये फैसला किया गया है। बिल्कुल, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि देखिए नमाज अलग वक्त होती रही है जुमे के दिन और पूजा जो है वो मंगलवार को होती रही है, लेकिन इस बार दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं। भोजशाला में आज पूजा और नमाज एक साथ होगी। बसंत पंचमी पर प्रशासन की मुस्तैदी इसी वजह से यहाँ पर काफी है। कल सुप्रीम कोर्ट ने पूजा और नमाज दोनों की इजाजत दे दी थी कि दोनों के लिए अलग अलग जगह यहाँ पर होगी और अलग अलग वक्त यहाँ पर तय है। 1 से 3 के बीच में नमाज होनी है और सुबह से शाम तक आज बसंत पंचमी के मौके पर सरस्वती पूजा यहाँ पर की जानी है। बिल्कुल, तो ताबिश, इससे पहले भी कई बार ऐसा वक्त पड़ा है जब जुमे की नमाज और बसंत पंचमी एक ही दिन पर थी और उस वक्त हिंसा भी देखी गई थी, तनाव भी देखा गया था। तो इस बार भी सबकी नजर है इस पर कि किस तरीके से जो पूजा है, जो नमाज है, वो एक साथ पढ़ी जाएगी। और ये तस्वीरें भी आप देखिए, सुरक्षा के किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुनाया उसके बाद वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि आसानी से जो दोनों चीजें हैं वो लोग अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार वहां पर कर सके।
बिल्कुल, क्योंकि मामला जो है उसका इतिहास काफी पुराना है। जो हिंदू लोग हैं वो इस पर दावा करते हैं कि 11वीं सदी में यहाँ पर मंदिर बना था और ये मंदिर ही है, और मुस्लिम पक्ष का दावा यह है कि यहाँ पर मध्यकाल में मस्जिद बनाई गई थी और ये मस्जिद यहाँ पर है। तो इसी तरह दोनों के अलग अलग दावे हैं और इसको लेकर अलग अलग वक्त पर स्थिति काफी यहाँ पर तनावपूर्ण भी कई बार देखी गई है। और क्योंकि आज बसंत पंचमी है, बड़ा दिन है, दिन भर पूजा यहाँ पर होती है, खास तरह की पूजा का आयोजन किया जाता है और जुमे की नमाज भी है, तो इसलिए एहतियात बहुत यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए पूजा के लिए वहाँ पर कैसे इंतज़ाम किया गया है, सजाया उसे, जहाँ पर पूजा का स्थान दिया गया है उस इलाके को सजाया गया है और सुरक्षा भी यहाँ पर कड़ी कर दी गई है, क्योंकि एक ही दिन दोनों चीज़ें पड़ रही हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता है ताकि किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय चीज़ यहाँ पर ना देखने को मिले। अहम दिन है, कल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बड़ा फैसला सुनाया था और इसीलिए आज सबकी नजर इस पर है कि कैसे दोनों चीज एक साथ करवाई जाएगी। दरअसल भोजशाला में बसंत पंचमी पर मां सरस्वती की पूजा की जाती है और साथ ही यहाँ शुक्रवार को जुमे की नमाज भी अदा की जाती है। बसंत पंचमी का त्योहार है आज और साथ ही शुक्रवार भी आज है। हिंदू पक्ष बसंत पंचमी पर पूरे दिन पूजा करना चाहता था। 20 जनवरी को हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। वहीं हिंदू पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कल फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने पूजा और नमाज के लिए वक्त तय कर दिया और दोपहर 12 बजे तक भोजशाला में बसंत पंचमी की आज पूजा होनी है और दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक का जो वक्त है वो नमाज के लिए दिया गया है, यानी कि इस परिसर में नमाज पढ़ी जाएगी 1 से 3 बजे तक और शाम 4 बजे से भोजशाला में फिर से बसंत पंचमी की पूजा होगी। बसंत पंचमी की पूजा और नमाज दोनों के लिए अलग अलग जगह जो है वो निर्धारित की गई है। कोर्ट के फैसले के बाद भोजशाला में सुरक्षा के इंतजाम जो है वो कड़े कर दिए गए हैं। 8000 पुलिस कर्मियों को मौके पर तैनात किया गया है। जमीन से लेकर आसमान तक नजर रखी जा रही है, ड्रोन लगाए गए हैं, ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है और 300 मीटर के दायरे में नो फ्लाई जोन जो है घोषित कर दिया गया है। भोजशाला परिसर में आने वालों को विशेष पास दिए जा रहे हैं और उस पास के होने के बाद ही जो है कोई इस परिसर में दाखिल होगा। तो देखा आपने किस तरह के इंतजाम यहाँ पर किए गए। अनुराग हमारे साथ जुड़े हैं वहीं से। अनुराग, देखिए हजारों की तादाद में पुलिस बल वहां पर तैनात है ताकि कोई भी हालात खराब करने जैसा मामला वहां पर ना हो। तो बताइए कैसे यहाँ पर पूजा और नमाज एक साथ होगी आज, कैसे इंतजाम किए गए हैं इसके लिए? बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको सुरक्षा की तस्वीर दिखा दूं। मेरे कैमरे सहयोगी रिजवान खान देखिए इस तरह से जो रैपिड एक्शन फोर्स है उनकी तैनाती है, जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है उसकी तैनाती है। जैसा आपने कहा बिल्कुल ठीक कि 8000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात हैं और उसके अलावा यहाँ पर जो तकनीक है उसकी भी मदद ली जा रही है। 3D मैपिंग, AI लिडार टेक्नोलॉजी की के ज़रिए पूरे शहर की मैपिंग की गई है। पुलिस कंट्रोल रूम से छत और सकरी गलियों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नज़र रख रही है। 20 से अधिक AI सक्षम ड्रोन भी इसमें लगाए गए हैं। 6000 से ज़्यादा पुलिस अधिकारी और जवान तैनात किए गए, जिसमें 13 तो SP रैंक के अधिकारी हैं, 25 एडिशनल SP हैं, 67 DSP, 107 इंस्पेक्टर और लगभग 400 के आसपास SI और 5000 के आसपास कांस्टेबल शामिल हैं और ज़रूरत अगर पड़ी तो 1,500 से 2,000 जवान यहाँ पर रिजर्व में भी रखे गए हैं। जगह जगह कार्यपालक मजिस्ट्रेट इस तरह तैनाती हुई है और जो भी अंदर जा रहा है यहाँ पर आप देखिए पूरी सुरक्षा जांच के बाद पैरों में चप्पल नहीं है और उसके बाद ही वो यहाँ से अंदर जा सकते हैं। यहाँ से अंदर लगभग 250-300 मीटर पर वाघ देवी का मंदिर है और बगल में ही जो मस्जिद है कमल मौला मस्जिद वो बगल में ही है और इस पूरे परिसर को बहुत सालों से, अगर 11वीं शताब्दी की बात करें और उसके बाद 13वीं शताब्दी से ही इसको लेकर बहुत विवाद हुआ। अंग्रेज़ों के वक्त में भी विवाद हुआ। इस बार मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट की चौहद्दी पर गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यहाँ पर पूजा सूर्योदय से सूर्यास्त तक होगी, जिसके पोस्टर शहर में जगह जगह कल शाम को ही लग गए थे, ये बताते हुए कि पूजा सूर्योदय से सूर्यास्त तक होगी और फिर जो नमाज का वक्त है 1 से 3 बजे तक। हालांकि जब कल देर शाम हमारी कलेक्टर से बात हुई तो उन्होंने यही कहा था कि परिसर के अंदर ही, लेकिन क्या वो जगह मस्जिद के अंदर होगी या
परिसर के अंदर कहीं और, ये उन्होंने साफ नहीं किया। हालांकि ये ज़रूर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का, उसके आदेश का अक्षरशः पालन होगा। यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं। मैम, आप लोग पूजा करने आई हैं? जी, आपका शुभ नाम? निशा शर्मा। निशा जी, आप लोग पूजा करने आई हैं? हाँ, पूजा करने आए हैं। हम महिला मंडल के साथ दर्शन करने आए हैं और सबसे खुशी की बात है कि हम अखंड पूजा करेंगे और ये हमें 10 साल बाद ये मौका मिला है पूजा करने की। पूजा पहले भी तो होती थी लेकिन अखंड नहीं होती थी, तो उस चीज का हमको बहुत दुख होता था कि हमारी अखंड पूजा नहीं हो पाती। आप लोग अच्छे से पूजा? जी हाँ, बिल्कुल सूर्योदय से जी। खुश है शहर के लोग? सभी बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। बहुत 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 शुक्रिया। तो यहाँ शहर के लोगों की बात आपने सुनी। उनका कहना है कि वो अखंड पूजा कर पाएंगे, खुश हैं, लेकिन कोई हालात ना बिगड़े इसलिए ऐसे पुलिस बल की तैनाती है, फिर चाहे वो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हो या स्थानीय पुलिस प्रशासन के लोग। बिल्कुल, जाहिर तौर पर एहतियात पूरे बढ़ते जा रहे हैं। अनुराग, आपके पीछे हम अनाउंसमेंट भी सुन रहे थे, शायद बताया जा रहा है लोगों को कि आप उनको क्या यहाँ पर करना है, क्या दिशा निर्देश है। बहुत शुक्रिया आपका अनुराग, ये ताज़ा तस्वीरें और जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। बिल्कुल ताबिश, तो बहुत कम ऐसा सहयोग बनता है जब एक ही दिन ये दोनों चीजें पड़ती है। खैर, तस्वीरें आपको दिन भर दिखाते रहेंगे इसी से जुड़ी हुई, लेकिन ग्रेटर नोएडा हादसे से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आपको बता दें। एसआईटी ने इस पूरे मामले में अपनी जांच जो है वो तेज कर दी है। नोएडा अथॉरिटी सेक्टर 6 ऑफिस भी एसआईटी की टीम जांच पड़ताल करने पहुंची थी। इस मामले में एसआईटी का गठन किया गया था और 5 दिन में एसआईटी को इस मामले पर अपनी जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपनी है और तेजी से अब एसआईटी इस मामले की पड़ताल यहां पर कर रही है। यहां पर देखिए, विभागों के अफसरों से भी पूछताछ एसआईटी अब यहां पर कर सकती है और इससे पहले जहां पर यह घटना हुई थी वहां पर भी एसआईटी की टीम पहुंची थी, तो जांच को अब रफ्तार यहां पर दी जा रही है। लेकिन बड़े सवाल अभी यहां पर यही है कि इस तरह का हादसा हुआ तो उसके लिए जिम्मेदार लोग कौन थे और इन पर किस तरह से कार्रवाई की जाएगी ताकि ऐसे हादसे दोबारा ना हो कभी। नोएडा के सेक्टर 150 में जिस तरह से बिल्डरों की लापरवाही के चलते युवराज नाम के व्यक्ति की जान गई, उसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में 2 एफआईआर दर्ज की है और जिसके बाद जो वेस्ट टाउन प्लानर के जो बिल्डर हैं अभय कुमार, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और इसके साथ साथ अभय कुमार का जो ऑफिस है सेक्टर 62 में, वहां पर हम मौजूद है। वेस्ट टाउन प्लानर्स प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी यहाँ पर इस पते पर रजिस्टर्ड है। टावर A 7th फ्लोर द कोरंथम बिल्डिंग सेक्टर 62 नोएडा का ये ऑफिस है। और यहाँ पर जो जानकारी मिली उसके मुताबिक नोएडा पुलिस की टीम जो है वो यहाँ पर ऑफिस में पहुंचती है और जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, लॉ डिपार्टमेंट है इस ऑफिस के, उसे सील किया जाता है। और इस पूरे मामले में जो लगातार नोएडा पुलिस के साथ साथ एसआईटी की जो जांच है वो भी चल रही है। और इस ऑफिस के जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, लॉ डिपार्टमेंट, उन्हें सील कर दिया गया है। अभय कुमार फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। और इसके साथ साथ जो जानकारी मिली, जो अभय कुमार के सहयोगी हैं निर्मल सिंह, उनका जो सेक्टर 126 में ऑफिस है उसे भी पुलिस की तरफ से सील किया गया है। और लगातार इस पूरे मामले की जो जांच है वो चल रही है। बिल्डरों की लापरवाही के चलते जिस तरह से 27 साल के युवराज को जो जान है वो गंवानी पड़ी और इसके बाद जो लगातार जो टीमें हैं वो इस पूरे मामले में जांच करने में जुटी हुई हैं। और देखने वाली बात हुई कि जो लापरवाही जिसके चलते युवराज की जान गई, इस पूरे मामले में कब तक जो जांच है वो पूरी होती है और किसकी जवाबदेही इस पूरे मामले में सामने निकलकर आती है। कैमरा पर्सन रोहित विश्वकर्मा के साथ दिव्यांकर तिवारी, एनडीटीवी इंडिया, नोएडा। तो देखिए, शहर शहर हादसों का कहर भी देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में एक सड़क हादसा हो गया है जिसमें दिल्ली के 3 युवकों की मौत हो गई है। 3 जो युवक हैं वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। 3 पर्यटक थे इस गाड़ी के अंदर सवार जो इस हादसे का शिकार हुए। इसमें एक बच्ची भी थी। बहुत दुखद हादसा यहाँ पर आयुषी ये हुआ है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में आप जानते हैं जब सर्दी का मौसम होता है कई जगह पर बर्फ भी पड़ती है तो फिसलन हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या वजह रही इस हादसे की ये देखना होगा। ये वो गाड़ी है जो हादसे का शिकार हुई है। अनियंत्रित होकर ये नजदीक जो सड़क किनारे डिवाइडर था उससे जाकर टकराई है और 3 पर्यटक जो वहां पर शायद घूमने के लिए गए हुए थे उनकी यहां पर मौत हो गई है।
आगे बढ़ते हैं और अब खबर मध्य प्रदेश से आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से भी हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। कार से उतारकर युवती को यहां पर लोग ले गए और नकाबपोशों ने यहां पर इस तरह से अपहरण किया जो सुर्खियों में बना हुआ है। और ये मामला और भी संगीन यहां पर हो जाता है ऋषि, क्योंकि कोई भी पक्ष जो है वो पुलिस में नहीं गया इसकी शिकायत करने के। बिल्कुल ताबिश, अब तस्वीरें भी आप देखिए, दिन दहाड़े भरी भीड़ के बीच में कैसे कुछ लोग आते हैं नकाबपोश और बड़ी आसानी के साथ कार से उतारकर इस युवती को अगवा कर लेते हैं। जो आसपास लोग हैं वो तमाशबीन बने हुए हैं। हालांकि आप देखिए किस तरीके से ये मामला जो है, इसमें अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है, कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है। कार एक युवक चला रहा था बताया जा रहा है और उसके साथ ये महिला बैठी हुई थी। थाना नजदीक होने के बावजूद इस मामले में कोई शिकायत लेकर नहीं पहुंचा। ये बड़ी हैरान कर देने वाली बात है। और अब यूपी के हाथरस से आपको बड़ी खबर बता दें। यूपी के हाथरस में मारपीट का मामला सामने आया है। दो समुदायों के बीच में मारपीट हो गई है और इस मारपीट में 3 लोग घायल हो गए। इस मारपीट का वीडियो भी सामने आया जिसमें दिख रहा है कि किस तरह से यहां पर लोग हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी का हाथरस शहर जहां पर 2 समुदाय आमने सामने आ गए और इस मारपीट की घटना के बाद तनावपूर्ण स्थिति यहां पर बन गई। जरा तस्वीर आप देखिए, कैसे आते हैं ये लोग और मारपीट यहां पर अचानक से शुरू कर देते हैं और मारते हुए इस व्यक्ति को बाहर ले जाते हुए इस कैमरे में ये यहां पर कैद हुए हैं। इस हमले में 3 लोग घायल बताया जा रहा है। अब बात मौसम के मिजाज की करते हैं, क्योंकि देखिए मौसम में तब्दीली अब आ रही है और पहाड़ी क्षेत्रों में, कश्मीर में कई जगह ऐसी हैं जहां पर बर्फ को लेकर अलर्ट दिया गया। बर्फ और बारिश को लेकर, बर्फबारी की वजह से श्रीनगर का एयरपोर्ट भी फिलहाल बंद करना पड़ा है। बनिहाल बडगाम रूट पर ट्रेन सेवा बंद कर दी गई है। बर्फबारी के कारण जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद कर दिया गया है। तो बर्फबारी का असर कैसे पड़ रहा है आप देखिए, यातायात पर भी जो ट्रेन सेवा है बनिहाल बडगाम रूट पर उसे बंद कर दिया गया है। बर्फबारी के कारण श्रीनगर एयरपोर्ट भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि लगातार जो है बर्फबारी जो है जम्मू कश्मीर में देखी जा रही है। तस्वीरें आप देखिए, बर्फ पड़ रही है और चारों तरफ आपको बर्फ की सफेद चादर जो है नजर आएगी। अब ये तस्वीरें जरा गांदरबल की आप देखिए, तो पूरी वादी बर्फ से ढकी हुई इस वक्त नजर आ रही है। बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं ये सैलानियों के लिए। जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए तो चुनौती होगी आयुषी यहाँ पर, क्योंकि देखिए सड़कों पर काफी बर्फ यहाँ पर जमा है। ऐसे में जाहिर तौर पर एक जगह से दूसरी जगह जाना कोई चुनौती से कम नहीं होगा। पुलवामा का हाल भी कुछ ऐसा ही है। ताबिश, आप देखिए तस्वीरें गांदरबल की हो या फिर पुलवामा की हो, नज़ारा सब तरफ एक ही तरीके का जो नज़ारा है देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों की हालांकि मुश्किल ये बर्फबारी बढ़ा रही है, लेकिन जो पर्यटक यहाँ पर पहुंच रहे हैं वेकेशन मनाने के लिए, उनके चेहरे खिले हुए हैं। उनकी वेकेशन थोड़ी लंबी हो जाएगी। अगर हाईवे बंद है, एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा है, ट्रेनें भी यहाँ पर बर्फबारी की वजह से रोकनी पड़े, तो देखिए आप कैसे हालात हैं। ये बारामूला की तस्वीरें जहाँ पर बहुत खूबसूरत सीनरी जैसा ये नज़ारा है, यहाँ पर बर्फ ही बर्फ दूर दूर तक नजर आ रही है। पेड़ बर्फ से ढक गए हैं, मकानों पर बर्फ है, सड़क पर बर्फ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिनको शौक है बर्फबारी का, उनके लिए तो मनमोहक नज़ारे। और धरती का स्वर्ग कहते हैं ताबिश कश्मीर को, और ये जो तस्वीरें आ रही हैं उससे देखकर लगता है कि सच में स्वर्ग जैसा दिखता है कश्मीर। जब ऐसी बर्फबारी होती है लोगों की मुश्किलें बढ़ती हैं, लेकिन खुशी भी लोगों को होती है, क्योंकि जब पर्यटक वहां पर पहुंचते हैं तो जो वहां पर कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, उनके चेहरे भी खिले हुए नजर आते हैं, क्योंकि उन्हें भी काफी मुनाफा इस दौरान होता है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर सैलानियों से भरी हुई अगर जगह होती है तो जाहिर तौर पर माहौल अलग होता है, क्योंकि लोग देखना चाहते हैं नज़ारों को। ये आपको हम अलग अलग तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि कश्मीर के सूरत हाल कैसे हैं इस वक्त। ट्रैवल के लिए थोड़ी सी दिक्कत है यहाँ पर, क्योंकि एयरपोर्ट एहतियातन बंद किया गया है, क्योंकि बर्फ बहुत ज़्यादा पड़ रही है। सड़क के रास्ते पर भी थोड़ी दिक्कतें हैं, एहतियात बढ़ते वहाँ जा रहे हैं वहाँ पर भी, ताकि कोई हादसा ना हो जाए ऐसे मौसम में। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिस पर नज़र रखी जा रही है। प्रदीप हमारे साथ हैं। प्रदीप, बताइए क्या हाल है बर्फबारी को लेकर? तस्वीरें तो ऐसी हैं कि तमाम जगहों पर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बिल्कुल आपने सही कहा, बड़ी खूबसूरत तस्वीर, क्योंकि काफी देर से वादी को इस बर्फबारी का इंतजार था। कि नॉर्मली क्या होता है कि दिसंबर के महीने में या जनवरी के शुरू में बर्फ पड़ जाती है, लेकिन इस बार काफी लंबा चला ये ड्राई स्पेल, जिसकी वजह से लोग काफी देर से इंतजार कर रहे थे बर्फबारी का। हाँ, जरूर सैलानियों के लिए बहुत खुशी का मौका और यहाँ के लोगों के लिए भी, लेकिन उसके साथ साथ आपने बिल्कुल सही कहा कि चुनौतियां भी बहुत ज्यादा है। आप देखिए, मैं श्रीनगर में इस समय खड़ा हूँ, यहाँ पे बर्फ तो नहीं हो रही, यहाँ पे बारिश हो रही है, लेकिन आप देख सकते हैं हवाएं कितनी तेज चल रही है। मेरे छाते से आपको शायद पूरा अंदाजा हो जाएगा कि छाता बिल्कुल
भी सीधा नहीं हो पा रहा है, हवा इतनी तेज है। हालांकि मैं इसे काफी देर से कोशिश करता हूं कि इसे सीधा करने की, लेकिन बार बार हवा की वजह से ऐसा हो जाता है। और दूसरी एक और चीज दिखाता हूं, कल देर रात से यहाँ पे इतनी तेज हवा चल रही थी, आप देख सकते हैं शिकारों का हाल, आप देख सकते हैं पूरी तरह से शिकारे जो है टूट फूट गए, जो इस समय यहाँ पे डल के किनारे पर थे, क्योंकि बहुत तेज हवा थी। उसके बाद बारिश हुई और उसके बाद बर्फबारी शुरू होगी। आपने बिल्कुल सही कहा, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की बात करें तो नेशनल हाईवे इस समय बंद है, क्योंकि बर्फबारी जो है काजीगुंड के पास लोअर मुंडा के इलाके में हो रही है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम है। और उसके साथ साथ जो है ट्रेन सर्विस जो बनिहाल से लेकर जो बडगाम है उसे भी सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही साथ बहुत सारे जो एयरलाइंस है उन्होंने भी एडवाइजरी इशू की है। उन्होंने कहा है कि डिसरप्शन हो सकती है फ्लाइट टेक ऑफ में और लैंडिंग में, इसलिए यात्रियों से कहा है कि हो सकता है कि फ्लाइट आपकी डिले हो, और ये मौसम के हिसाब से ही पता चल पाएगा कि फ्लाइट का आज मूव करेंगी या नहीं करेंगी। लेकिन फिलहाल आमतौर पर बर्फबारी का आनंद लेने के लिए जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं पर्यटक। बीच में थोड़ी संख्या कम हुई थी पर्यटकों की, लेकिन जिस तरीके का नजारा इस वक्त कश्मीर में देखने को मिल रहा है, क्या जो पर्यटक है वो रुक कर रहे हैं जम्मू कश्मीर का? बहुत ज्यादा पर्यटक, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि चेहरे पर, आपने बिल्कुल सही कहा, लोगों के यहाँ पे मुस्कान आ गई, क्योंकि पहलगाम के बाद हमने देखा कि यहाँ पे पर्यटकों ने आना बंद कर दिया था। लेकिन पिछले कई दिनों से देख रहा हूं, मैं बेताब वैली गया, मैं पहलगाम गया, बहुत सारी जगह पे गया, तो हमने देखा कि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक नजर आ रहे थे। इस समय जरा बारिश है, इस वजह से आपको नहीं, वरना ये जहां पे मैं समय खड़ा हूं डल के किनारे पर, यहाँ पे काफी पर्यटक पिछले कई दिनों से आ रहे थे। और क्योंकि रोजी रोटी जो है कश्मीर की इन पर्यटकों में चलती है, और जैसे जैसे पर्यटक आते हैं इनके चेहरे पर भी मुस्कान आती है, खुशी आती है। और जैसे ये जो बर्फबारी हुई है और चेहरे पर उनके भी मुस्कान आ जाएगी, जो इसी वजह से देखिए पर्यटक भी वहां पर पहुंच रहे हैं और खुश भी हैं वो इस बात से कि बर्फबारी भी हो गई है। थोड़ा इंतजार करना पड़ा, जैसे कि आप बता रहे थे कि इससे पहले हो जाती है आमतौर पर, और आप भी थोड़ा एहतियात रखिए, भीग मत जाइएगा, बहुत सर्द मौसम है वहां पर, बर्फ हम देख रहे हैं चारों तरफ। तो बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका इस सब जानकारी के लिए। अब आयुषी, कश्मीर अगर दूर किसी को लग रहा है तो जरा बताइए नजदीक में कहां बर्फ गिर रही है? नजदीक में देखिए हिमाचल प्रदेश में भी कुछ ऐसे ही हालात नजर आ रहे हैं। बर्फबारी तो लगातार हो रही है पहाड़ी इलाकों में, लेकिन अब जो बारिश है वो भी मुश्किल बढ़ा रही है। शिमला, मनाली, कुल्लू में बर्फबारी हो रही है। हिमाचल के 3 जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जो है ताबिश वो जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ। बिल्कुल, देखिए पहाड़ी इलाके हिमाचल प्रदेश में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। यहाँ पर 3 जिलों में भारी बारिश हो सकती है, बर्फबारी हो सकती है, ऑरेंज अलर्ट है इसको लेकर, और 5 जिलों में भारी बारिश और बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो अब हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी की तैयारी नजर आ रही है। सैलानी यहाँ पर भी घूमने के लिए अगर जाना चाहते हैं तो ऐसे ही नज़ारे आप देखिए जरा। शिमला, खूबसूरत तस्वीरें, बहुत खूबसूरत तस्वीरें जहां पर बर्फ गिर रही है और लोग इस मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। दूसरी तरफ मनाली में भी आप देखिए तस्वीरें कुछ ऐसी ही है, बर्फबारी हो रही है और बारिश की वजह से जो लोगों की मुश्किलें वो थोड़ी बढ़ गई है, क्योंकि बारिश होने के कारण जो ठंड है वो और भयंकर हो गई है वहां पर। अब जो पर्यटक पहुंचे हैं इन इलाकों में उनका क्या कुछ कहना है इससे लेकर, वो भी सुनवाते हैं आपको। लाइव स्नो मैंने पहली बार यहाँ देखा है और आई एम ओवरजॉयड। बर्फ पड़ रही है और हम देख रहे हैं, काफी एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। अब सुबह सुबह की बर्फ, क्या बात है, अच्छा लग रहा है काफी। इट्स अमेजिंग एक्सपीरियंस और मुझे बहुत अच्छा लगा है। इसी के लिए आई थी मैं वेदर कंडीशन चेक करके, एंड सीरियसली इट्स कम ट्रू और आई एम फीलिंग वेरी वेरी अमेजिंग। प्लीज कम मनाली और एंजॉय करिए मनाली का वेदर। स्नोफॉल बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत बढ़िया स्नोफॉल हो। 3-4 दिन पहले आए हैं, स्नोफॉल की प्रतीक्षा में थे। आज मॉर्निंग में दरवाजा खटखटाया, जल्दी से किसी ने स्नोफॉल भाग के आ गए हम। तो ताबिश पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के कारण सैलानी तो यहाँ पर खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन मैदानी इलाकों में जो बारिश और सर्द हवाएं चल रही है शायद दिल्ली एनसीआर के लोग उससे खुश नहीं होंगे। बिल्कुल, देखिए दिल्ली में तो सवाल यह है कि दिल्ली की सर्दी कहाँ गई है। अचानक से मौसम थोड़ा सा बदलाव सा लग रहा है, तापमान भी थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, लेकिन अलर्ट अब यहाँ पर बारिश को लेकर है। दिल्ली और नोएडा, गुरुग्राम में भारी बारिश कई जगह पर दिख रही है और तेज हवाओं के साथ दिल्ली एनसीआर में बारिश हुई है कई जगहों पर। जयपुर में भी भारी बारिश हो रही है, गाजियाबाद में भी बारिश हुई है। तो मौसम की जो तब्दीली है उसका असर न सिर्फ पहाड़ी क्षेत्रों पर दिख रहा है बल्कि अब मैदानी इलाकों में भी मौसम का मिजाज बदल रहा है और दिल्ली के नजदीक जगहों पर अब बारिश आज हो रही है। बिल्कुल, रुक रुक कर कई जगहों पर बारिश हो रही है, न सिर्फ दिल्ली एनसीआर की बल्कि जयपुर में भी जो हालात है कुछ ऐसे नजर आ रहे हैं। यहाँ पर भी सुबह से ही जो बारिश का दौर है वो जारी है। दिल्ली, जयपुर, जम्मू की तस्वीरें आप देखिए, जब सुबह लोग उठे तो लोगों का बारिश का सामना करना पड़ा है और बारिश के कारण ताबिश जो ठंड थोड़ी कम हो गई थी बीच में, अब ये माना जा रहा है कि बारिश उस ठंड को बढ़ा सकती है। पल्लव हमारे साथ हैं, बिल्कुल जाहिर तौर पर आयुषी आपने सही बात कही, यहाँ पर ठंड को लेकर दिल्ली की हमेशा चर्चा रहती है। पल्लव हमारे साथ हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। पल्लव, जरा ये भी बताइए कि दिल्ली की ठंड को क्या हुआ, मौसम विभाग इसको लेकर क्या कह रहा है और ये बारिश को लेकर क्या अलर्ट है?
देखिए वाकई जो जब आज दिल्ली वासी सुबह उठे तो उनका स्वागत बारिश ने किया, और जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी हो रही है, वैसे ही आज दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाके में, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के तमाम इलाकों में आज सुबह से ही बारिश हो रही। मौसम विभाग ने इसको लेकर पहले ही चेताया था और कहा था कि दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है। इसको लेकर पहले भी पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जारी किया था कि जो है 22 और 23 तारीख को जो है हल्की बारिश की संभावना है और तेज हवाएं चलेंगी। उसका ही हमने असर जो है वो देखने को मिल रहा है कि लगातार कई जगहों पे बारिश हो रही है, इससे आज ठंड बढ़ गई है। लेकिन अच्छी बात दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले 1.5-2 महीने से जिस प्रकार से वायु गुणवत्ता काफी खराब रही है, ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि शायद ये जो बारिश होगी या हो रही है उससे थोड़ी AQI बेहतर होगा। लेकिन जो ठंड बढ़ी है उससे वाकई दिल्ली एनसीआर के लोगों की चिंता जो है वो बढ़ गई है। जी बिल्कुल पल्लव, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो पल्लव भी जिस बात का जिक्र कर रहे थे ताबिश बिल्कुल सही है, क्योंकि AQI लगातार बढ़ता जा रहा था और कोहरे ने भी AQI को बढ़ा दिया, तो बारिश कहीं ना कहीं इस AQI को कम करने में मदद कर सकती है। बिल्कुल राहत की बारिश इसको आप कह सकते हैं कि इससे शायद मौसम और थोड़ा सा साफ हो जाए, क्योंकि स्मॉग और फॉग के बीच में दिल्ली वाले यहाँ पर जूझ रहे थे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात यहाँ पर श्रीनगर की करते हैं। देखिए श्रीनगर में बर्फबारी के साथ तेज आंधी तूफान आया है, जैसे कि हमारे सहयोगी आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहे थे। अब अपडेट यह है कि यहाँ पर श्रीनगर में आंधी तूफान से भारी नुकसान भी हो गया है, क्योंकि तेज हवाएं चल रही हैं यहाँ पर। बिल्कुल, और प्रदीप ने भी ताबिश तस्वीरें हमें दिखाई थी, वो तस्वीरें जम्मू की थी जहां पर शिकारा को काफी नुकसान पहुंचा है, क्योंकि वहां पर बारिश हो रही है, वहां पर भी आंधी तूफान का असर देखने को मिल रहा है। और अब खबर ये है कि श्रीनगर में भी आंधी तूफान से भारी नुकसान लोगों को हुआ है और बर्फबारी के साथ तेज आंधी तूफान हो रही है। और तस्वीरें भी प्रदीप ने आपको दिखाई थी श्रीनगर से, कैसे वहां पर जो शिकारा राइड जो है वो काफी फेमस है और कैसे आंधी तूफान के कारण ये आयुषी देखिए जो शेड्स वगैरह थे घरों के ऊपर, ये जो जगह है इसके बारे में बताएंगे आपको, लेकिन ये शेड टूट गए हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए कि हवाएं कितनी तेज यहाँ पर चल रही है। तो श्रीनगर में हालात ऐसे हैं कि तेज हवाएं जो है वो नुकसान पहुंचा रही हैं, जगहें जो है वो टूट जा रही हैं। और जो श्रीनगर से ऊपरी इलाके हैं वहां पर आप देखिए गुलमर्ग, सोनमर्ग, इस तरह की जो जगहें हैं वहां पर जमकर बर्फबारी हो रही है और खूब बर्फ से भरा हुआ जो इलाका है वो पूरा नजर आ रहा है और सिलसिला लगातार यहाँ पर जारी है। तो ये मौसम का बदलाव ताबिश बर्फ का, और जैसे कि कहा भी जा रहा था कि इस बार काफी लेट जो है बर्फबारी शुरू हुई है। आमतौर पर जनवरी या दिसंबर में ऐसा नजारा देखने को मिलता है, लेकिन जनवरी खत्म होते होते जो बर्फबारी है वो और तेज हो रही है। चलिए, तो मौसम के मिजाज में बदलाव तो यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन ट्रंप के मिजाज में भी बड़ा बदलाव यहाँ पर हो रहा है। और एक बार फिर से चर्चा इस बात को लेकर होने लगी है कि ईरान और अमेरिका की लड़ाई यहाँ पर हो जाएगी, युद्ध की स्थिति बन जाएगी। ईरान को राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ी धमकी दे दी है। उन्होंने कहा कि हमारे कई जहाज ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारा एक बड़ा बेड़ा ईरान की तरफ जा रहा है। हमारी एक बड़ी सेना ईरान की ओर बढ़ रही है। हालात को देखकर अब आगे का फैसला लेंगे। जो धमकी ट्रंप देते नजर आ रहे थे ताबिश शुरुआती दौर से ही, जब से ईरान में जो हालात है वो सही नहीं थे, तब से ही ट्रंप जो है ऐसी धमकी दे रहे थे कि अगर कुछ भी गलत प्रदर्शनकारियों के साथ किया तो अमेरिका भी इसका जवाब देगा। और अब ये खुद कह रहे हैं, ट्रंप ये बता रहे हैं कि उनकी जो कई सेनाएं हैं इस वक्त ईरान की तरफ बढ़ रही है। जो एक उनका बेड़ा है वो भी ईरान की तरफ बढ़ रहा है और हालात कैसे हैं ईरान में इस वक्त उसे देखकर ही अब अमेरिका आगे फैसला लेगा। You know, we have a lot of ships going that direction, just in case. We have a big flotilla going in that direction, and we'll see what happens. Big force. We have a big force going toward Iran. I'd rather not see anything happen, but we're watching them very closely. I stopped 837 hangings on Thursday. They would have been dead. Every one of them would have been hung. This is like from 1,000 years ago. This is an ancient culture. Very smart people, by the way, but it's an ancient culture. 837, mostly young men, were going to be hung on Thursday. And I said, if you hang those people, you're going to be hit harder than you've ever been hit. तो ताबिश ये कहना गलत नहीं होगा कि ईरान इस वक्त दोनों तरफ से घिरा हुआ है। ट्रंप लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और दूसरी तरफ से जो इजराइल है वो भी लगातार जो है हमले कर रहा है। इजरायली अखबार टाइम्स ऑफ इजराइल ने बड़ा दावा किया है कि ईरान पर कभी भी हमला हो सकता है। इजराइल की सेना की जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है और कभी भी जो हमला है वो किया जा सकता है।
मिडिल ईस्ट में हो रही अमेरिकी सेना की तैनाती के बाद भी इस तरह के संकेत जो है वो जाहिर तौर पर नजर आ रहे हैं कि तनाव खत्म नहीं हुआ है, अभी भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। अमेरिकी सेना की तैनाती का काम जल्द पूरा होगा, ये यहां पर दावा किया गया इस रिपोर्ट में जो इजरायली अखबार टाइम्स ऑफ इजराइल में छपी है। उधर एक और अपडेट आपको दे दें, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन से फोन पर बात की है। वार्ता के दौरान ईरान ने कहा कि इस्लामी राष्ट्र के दुश्मनों ने आंतरिक संकट पैदा करके क्षेत्र में आतंक और असुरक्षा फैलाने की योजना बनाई है। लाखों ईरानी नागरिकों ने साजिशों को नाकाम किया है। फोन वार्ता पर तुर्की के राष्ट्रपति ने एर्दोगन ने जवाब दिया है कि ईरान की शांति, स्थिरता और सुरक्षा तुर्की के लिए रणनीतिक और अत्यंत महत्वपूर्ण है। विशाल विवेक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, हमारे सहयोगी। विशाल, जिस तरीके के हालात बने हुए हैं ईरान में, एक तरफ अमेरिका ये कह रहा है कि हम अपनी सेना भेज रहे हैं, दूसरी तरफ इजराइल भी ये दावा कर रहा है कि हमला हो सकता है, तो क्या ये माना जाए कि अब एक और युद्ध की तस्वीर जो है वो सामने आने वाली है? ये बोलना अभी तो मुश्किल होगा, क्योंकि जो ओवरऑल जो साइंस बता रहे हैं वो तो ऐसा नहीं बता रहे कि युद्ध हो सकता है। लेकिन ट्रंप ने खुद ही बोला है कि जो एक बड़ा जो शिप का जत्था है उनका, बैटल शिप का, जिसको करियर स्ट्राइक ग्रुप बोलते हैं, वो पिछले कुछ दिनों से साउथ चाइना सी से मिडिल ईस्ट की ओर चल रहा है। तो वो जब पहुंचेगा अगले 2-3 दिन में तो एग्जैक्टली पता चलेगा कि क्या होने वाला है। लेकिन ट्रंप ने खुद बोला है कि वो युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन वो निगरानी में रखेंगे ईरान को कि ईरान अगर अभी भी इनोसेंट सिविलियन पे अटैक कर रहा है, उनको मार रहा है, तो हो सकता है युद्ध का सिनेरियो फिर से बन जाए, जो कि कुछ दिन पहले तक घट गया था, जो हमने देखा था कि बयानबाजी जो है दोनों साइड से कम हो गई थी। तो ये सिचुएशन तो अभी भी काफी अनफोल्ड हो रहा है। लेकिन यहाँ पर विशाल, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ट्रंप यहाँ पर क्रेडिट चाहते हों कि उन्होंने यहाँ पर स्थिति को संभाल लिया, क्योंकि बार बार वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि वहां पर 837 लोगों को फांसी दी जानी थी, लेकिन मैंने इंटरवीन किया तो वो सब यहाँ पर रुक गया। जी, वो तो ट्रंप का जो फॉरेन पॉलिसी है उसका एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहा है कि जब भी कोई एक बड़ा सिनेरियो होता है, जो एक वॉर सिनेरियो क्रिएट होता है, जिसमें यूएस का भी कई हद तक योगदान होता है, फिर जब वहाँ से जो सिचुएशन पीछे हट जाता है तो वहाँ पर ट्रंप आकर के बोलते हैं कि मेरी वजह से यहाँ पर युद्ध नहीं हुआ, फिर वो बोलते हैं कि इसी वजह से उनको नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। तो ये तो सिलसिला चलता रहेगा, ये उनके फॉरेन पॉलिसी का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात विशाल बोलते हैं कि विल सी व्हाट हैपेंस। अब देखिए क्या आगे होता है। बहुत शुक्रिया विशाल आपका इस सब जानकारी के लिए। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त चर्चा का केंद्र बने हुए हैं दुनिया में, ताबिश या उन्हें कई देशों की विदेश नीति का केंद्र बिंदु भी इस वक्त कहा जा सकता है। जैसी टिप्पणियां वो करते हैं वो केंद्र में रहते हैं और वो अपने बयान देते हैं, उससे हलचल मच जाती है। उधर दावोस में देखिए, ट्रंप का सिस्टम पर्दे के पीछे भी काम कर रहा है और कई देशों को खुलकर धमकियां यहां पर दी जा रही है। लेकिन इन बातों के बीच ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान का यहां पर जिक्र किया और कह दिया कि ईरान उसकी बात अभी तक तो मान रहा है, लेकिन ईरान में हिंसा के आरोप में गिरफ्तार लोगों की फांसी कब तक टाली गई है, इसे लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। और इसी वजह से, इन बयानों की वजह से यह संशय बना हुआ है कि क्या तनाव आगे बढ़ जाएगा ईरान अमेरिका के बीच। बिल्कुल, अगर फांसी लगाई गई तो तनाव बढ़ेगा और यह तनाव दुनिया में एक नए युद्ध को जन्म दे सकता है। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या ग्रीनलैंड से पहले ईरान का नंबर लगेगा? क्या अमेरिका का सीक्रेट हथियार तैयार है? क्या बर्फीले टापू का बारूद शिफ्ट हो गया? ग्रीनलैंड बहाना है, खामेनेई निशाना है। In another great victory for the ultimate goal of peace in June, we obliterated Iran's nuclear enrichment capacity with operation, we call it Operation Midnight Hammer. It was midnight, it was dark, no moon, and every single one of those bombs from the B-2 bombers hit the air shafts and went deep into the earth and totally obliterated everything that they were doing. They were 2 months away from having a nuclear weapon. Can't let that happen. And Iran does want to talk, and we'll talk. कई दिनों बाद प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से ईरान को लेकर पॉजिटिव वाइब्स आने लगी। दुनिया ये मानकर बैठने लगी
कि अब तो ट्रंप का हृदय परिवर्तन हो गया। ग्रीनलैंड पर झंडा लगाने निकले थे, जंग की बातें हो रही थी, और इस बीच जिस ईरान को नक्शे से मिटाने की धमकी दी गई, उससे बात करने की तैयारी है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? कहीं ट्रंप का नया माइंड गेम तो नहीं? We had one thing specifically that really got me. They were going to hang the old-fashioned hanging. They were going to hang 837 people on Thursday, and I told them, you can't do that. If you do that, it's going to be bad. I don't want to go exactly what I said, but nasty. And they canceled it, hopefully permanently. But those tariffs are still on, including China. Has China responded to sanctions? 25% for anyone who does business with Iran, and that will go forward. अब ये कंफ्यूजन है या फिर कोई चाल, ट्रैप है या ट्रम्प कार्ड, बातचीत या बारूद, शांति या फिर मिशन तेहरान? कुछ भी तो नहीं जो ईरान को जंग के दायरे से दूर ले जाए। ट्रम्प कहते कुछ है, करते कुछ है। ईरान पर पिछले दिनों ट्रम्प की बिग ब्रेकिंग देखेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ईरान ब्रेकिंग नंबर 1 11 जनवरी को कहा था मदद आ रही है। ईरान ब्रेकिंग नंबर 2 14 जनवरी को ट्रम्प बोले जो ईरान का साथ देगा टैरिफ लगा देंगे। 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। ईरान ब्रेकिंग नंबर 3 15 जनवरी को फांसी की सजा पर चेतावनी दी। ईरान ब्रेकिंग नंबर 4 17 जनवरी ईरान में खामनेई को हटाकर नई लीडरशिप की मांग की। ईरान ब्रेकिंग नंबर 5 19 जनवरी ट्रम्प बोले मिलिट्री ऑप्शन हमारी टेबल पर है। ईरान ब्रेकिंग नंबर 6 20 जनवरी ईरान को धमकाया, कहा नक्शे से मिटा देंगे। Well, they shouldn't be doing it, but I've left notification. Anything ever happens, we're going to blow the whole country is going to get blown up. If I were here and they were making that threat to somebody, not even a president, but somebody like they did with me. अब आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, दावोस में ट्रंप के कान में फुसफुसाते नजर आए। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ तस्वीरें कुछ सामने आई है जहां पर ट्रंप से बातचीत कर रहे हैं और उनके कान में ताबिश कुछ फुसफुसाते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं कि क्या नजदीकी बढ़ाने की कोशिश ट्रंप से यहाँ पर कर रहे हैं। वो ट्रंप से बात करने के प्रयास यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, आप स्टेज पर बैठे हुए थे और बार बार कुछ वो कह रहे हैं यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के कान में, और उसके बाद ट्रंप भी उनसे कुछ पूछते हैं, फिर वो इशारा करते हैं सामने वो कहां पर बैठे हुए हैं, पता नहीं किसके बारे में शायद वो पूछ रहे होंगे। गाजा के बोर्ड ऑफ पीस प्लान के बहाने नजदीकियां बढ़ाते हुए नजर आए हैं यहाँ पर ये, और पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिफ मुनीर की तरफ इशारा उन्होंने किया और साइनिंग सेरेमनी की तस्वीरें अब ये वायरल हो रही हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वो पूछ रहे थे ट्रंप उनसे कि वो कहां बैठे आसिफ मुनीर, और वो शायद दिखा रहे हैं कि देखिए वहां सामने बैठे हुए हैं। बहरहाल अब ये तस्वीरें चर्चा का विषय बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं और एक और अपडेट आपको कर्नाटक से देते हैं। कर्नाटक के हुबली में आग का तांडव देखने को मिला। यहां पर सुख सागर मॉल में ऊपरी मंजिल में आग लग गई और आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। किसी के हताहत होने की अभी तक कोई खबर नहीं है, लेकिन जो आग थी वो काफी भयंकर थी। तस्वीरें आप देखिए कर्नाटक का हुबली, जहां पर आग का तांडव। हालांकि आग कैसे लगी इस मॉल में, इसके बारे में जानकारी अभी तक नहीं मिली है, लेकिन कोशिश यही की गई कि सबसे पहले इस आग पर काबू पाया जाए। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां जो है मौके पर पहुंची और ये तस्वीरें आप देखिए। तो जगह जगह ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जहां आग का तांडव देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के जंगल भी इस वक्त आग से धुधक रहे हैं। अनंतनाग, पुलवामा, बारामूला के जंगलों में इस वक्त आग देखी जा रही है, जिसने कई हेक्टेयर जंगल को नुकसान पहुंचाया है। और इसकी वजह ये भी आयुषी, जैसे कि हमारे सहयोगी भी बता रहे थे, कि बर्फबारी में काफी देर इस बार हो गई इस सीजन में। हालांकि अब बर्फ गिरना वहां पर शुरू हुई है, तो इन स्थितियों पर भी बदलाव देखने को मिले शायद, और ये हालात यहाँ पर सुधरे। लेकिन ये कई जगह ऐसी दिखी जहाँ पर जंगलों में आग लगी हुई नजर आई। बारिश हो रही है, आंधी चल रही है, ताबिश, और इसकी वजह से जो ये आग है ये और फैलती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से बारिश हो रही है और बर्फबारी हो रही है, उससे अब ये माना जा रहा है कि थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है। 3 तस्वीरें आप देखिए। पुलवामा में ऐसा हाल है जहां आग लग रही है, अनंतनाग में आग फैलती जा रही है, और बारामूला में भी लोगों को आप देख सकते हैं कि इस आग पर वो कोशिश, काबू पाने की कोशिश जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्वी सिक्किम के कुपुप गांव में चीन सीमा के पास जंगल में 2 दिनों से आग लगी हुई है। यहाँ पर डोकलाम क्षेत्र में लैंडमाइन की मौजूदगी की वजह से आग बुझाने में काफी दिक्कतें भी आ रही हैं। सिक्किम के कुपुप गांव में जंगल की आग पिछले 2 दिनों से लगातार जल रही है। ये इलाका डोकलाम क्षेत्र के पास है, जहां सुरक्षा कारणों से लैंडमाइन भी मौजूद है।
ऐसे में आग बुझाने का काम और ज्यादा मुश्किल हो गया है। दरअसल कुपुप करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां आमतौर पर बड़े पेड़ों की जगह झाड़ियां होती हैं। जनवरी के महीने में कुपुप इलाकों में बर्फ की मोटी परत रहती है, लेकिन इस साल हिमालयी इलाकों में बर्फबारी नहीं होने से जंगल और जमीन सूख गए हैं। वन विभाग के मुताबिक ये इलाका पांगोलाका वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी का हिस्सा है, जो स्नो लेपर्ड, रेड पांडा और कई दुर्लभ वनस्पतियों और जीवों का प्राकृतिक आवास है। आग का असर वन्य जीवों के क्षेत्र पर भी पड़ रहा है। अधिकारियों के मुताबिक आग से वनस्पतियों को बड़े मात्रा में नुकसान पहुंचा है। करीब 11 से 12 हेक्टेयर जमीन आग की चपेट में है। वन विभाग के मुताबिक झाड़ियां, जमीन की सूखी घास के कारण आग लगातार बढ़ती जा रही है। आग बुझाने के लिए वन विभाग की टीमें, सेना के जवान और स्थानीय लोग मिलकर काम कर रहे हैं। इंडोनेशिया के सेंट्रल जावा स्थित कारंग पांडन में बवंडर ने कल जमकर कहर बरपाया। तूफानी हवाओं के चलते इलाके में अफरा तफरी यहां पर मच गई। सड़कों पर खुला पड़ा सामान हवा में उड़ता हुआ नजर आया। स्थानीय प्रशासन नुकसान का आकलन यहां पर कर रहा है और फिलहाल किसी के हताहत होने की जानकारी यहां से नहीं आई। रिपोर्ट से राब्ते की। तूफान की ताकत को समझिए, इन हवाओं ने हाहाकार मचा दिया। रेहड़ी पटरी पर लगे खोमचे पलट गए, सामान उड़ा चला जा रहा था और खुद को बचाते हुए लोग चीजें समेट रहे थे। ये बेहद खौफनाक तस्वीरें हैं, देखने वाला सहम जाए। जरा सोच कर देखिए कि जो लोग इस मंजर का सामना कर रहे थे उन पर क्या बीती होगी। हवा के शोर में बच्चों की चीखें भी गूंज रही थी। आसमान का नजारा देखिए, हवाएं न जाने क्या क्या उड़ा लाई थी। भारी भरकम मलबा गिर रहा था, बाहर निकले लोगों के सिर पर मौत मंडरा रही थी। सेंट्रल जावा में 17 जनवरी से भारी बारिश का सिलसिला है। कुदोस, जेपारा और पाती जैसे शहरों में बाढ़ के हालात गंभीर हैं। करीब 5,000 लोग घरों को छोड़ने पर मजबूर हुए और प्रभावितों की तादाद तकरीबन 1 लाख है। तो इंडोनेशिया में बवंडर ने हाहाकार मचाया हुआ है, तो वहीं तूफान हैरी का असर यूरोप के कई देशों में इस वक्त दिखाई दे रहा है। इटली, स्पेन, फ्रांस और माल्टा में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। भारी बारिश की वजह से समुद्री लहरों ने निचले इलाकों में हाहाकार मचा दिया है। आपको इटली के सिसिली से आई कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। समंदर की इन मचलती लहरों को देखिए, करीब 10 मीटर ऊपर उठता हुआ पानी जिसकी गूंज आने वाले खतरे का इशारा कर रही है। किनारे सराबोर हो रहे हैं और जरा आसमान का नजारा तो देखिए, बादल न जाने कितना पानी समेटे बैठे हैं। आम दिनों में इन जगहों पर सैलानियों और इलाकाइयों का जमावड़ा रहता है, लेकिन हैरी के खतरे के मद्देनजर सन्नाटा पसरा है और खतरा भी कोई मामूली नहीं है। इस रिहायशी इलाके में समंदर का पानी बिजली की तेजी के साथ आगे बढ़ा। चुनौती कितनी बड़ी है समझना मुश्किल नहीं। निचले इलाकों की सड़कों पर सैलाब का कब्जा है। जहां गाड़ियां दौड़ती थीं, वहां सिर्फ पानी आगे बढ़ रहा है और इंसान की रफ्तार पर लगाम लग गई है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गणतंत्र दिवस के मौके पर तैयारियों के बारे में। पहले जम्मू कश्मीर में कड़ी सुरक्षा की गई और पूरे शहर में सुरक्षा और जांच के उपाय यहां पर बढ़ाए गए हैं। उधर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के तहत पुलिस कर्मियों को रणनीतिक स्थानों पर भी यहां पर तैनात किया गया है। गश्त के लिए कई टीमें लगाई गई है। सभी लोगों को गाड़ियों को गहनता से जांच करने को कहा गया है और इसी पर हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता की श्रीनगर से रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गणतंत्र दिवस को मद्देनजर रखते हुए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसीज काफी अलर्ट है। इस समय मैं श्रीनगर के इलाके में हूँ और कुछ ही दूरी पर हूँ जहाँ पे बख्शी स्टेडियम है, जहाँ पे गणतंत्र दिवस की परेड हो सकती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स पर्सनल पूरी तरह से गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं। एक तो मोबाइल पेट्रोल आपको नजर आएंगे, उसके अलावा यहाँ पे नाका स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर सेटअप किए गए हैं। और देखिए हर गाड़ी को पूरी तरह से चेक किया। नेशनल डे जो है भारत का पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए। आप देखिए हर
गाड़ी की तलाशी ली जा रही है, हर इंडिविजुअल को चेक किया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर आपको यहाँ पे सुरक्षा कर्मी तैनात नजर आएंगे। उसके अलावा अगर बात करें लाइन ऑफ कंट्रोल इंटरनेशनल बॉर्डर की, वहां पर भी इस समय पूरी तरह से हमारे सुरक्षा कर्मी तैनात हैं, क्योंकि इनपुट्स हैं कि पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर एक्शन टीम अटैक कर सकती है। कुछ 3 जो ग्रुप हैं जो कोटली से या तो छम के इलाके में, नौशहरा के इलाके में, रखनूर के सेक्टर के इलाके में आ पहुंचे हैं और हो सकता है कि कोई बाइट अटैक करें। ये एक वजह है कि पूरी तरह से तैयार है, पूरी तरह से चौकस है। और यहाँ पे इस चौक में आपको मैं दिखाता हूँ, सीसीटीवी कैमरा के द्वारा भी नजर रखी जा रही है। ये सीसीटीवी कैमरा है, ये तीसरी आंख का काम करते हैं और इस द्वारा पूरी नजर रखी जाती है कि जो कंट्रोल रूम में बैठे हैं पूरी तरह से नजर रखते हैं कि चौक में क्या हो रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे सुरक्षा के कड़े इंतजाम इस समय श्रीनगर सिटी में, ताकि कोई भी कोताही ना बरती जाए, इसलिए सीनियर पुलिस अफसर खुद स्पॉट पर दिखते हैं। ट्रैफिक पुलिस पूरी तरह से ट्रैफिक को मेंटेन कर रही है, सीआरपीएफ के जवान और उसके साथ साथ पुलिस के जवान पूरी तरह से यहाँ पे आपको चेकिंग करते हुए नजर आएंगे। आमिर के साथ प्रदीप दत्ता, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो देखिए 26 जनवरी से पहले ये तमाम एहतियात यहाँ पर बरते जा रहे हैं। अब एक और खबर आपको बताते हैं कानपुर से, जहां पर आयशी पुलिस पहुंची तो थी यहाँ पर सट्टेबाजी के अड्डे पर छापेमारी के लिए, लेकिन वहां से जो मिला सबको हैरान कर दिया। तस्वीरें जरा आप देखिए, यहाँ पर बड़ी तादाद में कैश, चांदी, ये तमाम चीजें जो है वो बरामद की गई है। बिल्कुल, तो देखिए कितना करोड़ कैश मिला है, 2 करोड़ कैश और 59 किलो चांदी यहाँ पर बरामद हुई है। आपको बता दें कि इस जगह पर लंबे समय से सट्टेबाजी का कारोबार चल रहा था और अभी तक पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया ये भी जा रहा है कि पुलिस ने एक ही रात में करीब 4 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल के निर्देशों और एडीसीपी सुमित सुधाकर रामटेके की अगुवाई में पुलिस टीम ने कलेक्टरगंज के धनकुट्टी इलाके में एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलिस के मुताबिक उन्हें इलाके में बड़े पैमाने पर अवैध सट्टेबाजी, हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग के इनपुट मिल रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक रात करीब 8 बजे एडीसीपी अपनी टीम के साथ एक मकान में छापा मारा। इस दौरान मकान में काला कारोबार अपने शवाब पर था। पुलिस की घेराबंदी इतनी जबरदस्त थी कि अंदर मौजूद लोगों को भागने का कोई मौका नहीं मिला और उन्हें मौके पर ही धर दबोचा गया। पुलिस ने मौके से 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक अवैध कारोबार रामाकांत नाम के व्यक्ति के मकान में चल रहा था। छापेमारी के दौरान कमरे के अंदर का नजारा हैरान करने वाला था। वहां नोटों के इतने बंडल थे कि उन्हें गिनने के लिए मशीनें लगी हुई थी। तलाशी के दौरान पुलिस ने मौके से 2 करोड़ DH रुपए नकद बरामद किए। हैरानी की बात यह थी कि काले धन का ये रूप सिर्फ कागज के नोटों तक सीमित नहीं था। पुलिस को मौके से 59 किलो चांदी भी मिली, जिसकी बाजार में कीमत 2 करोड़ DH से ज्यादा की बताई जा रही है। और चलिए अब आपको गुरुग्राम से आ रहा एक वायरल वीडियो दिखा देते हैं, जहां तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार का कहर देखने को मिला है। गोल्फ कोर्स रोड पर रॉन्ग साइड से आ रही बेकाबू फॉर्च्यूनर कार ने डिवाइडर तोड़कर दूसरे कार को टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हादसे के बाद दूसरी कार में बैठे कई लोग घायल हो गए, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया। ये पूरी घटना कार के डैश कैम में कैद हो गई और फुटेज में साफ दिख रहा है कि राजस्थान नंबर की फॉर्च्यूनर कार कैसे डिवाइडर को तोड़ती है, आगे आती है और सामने से आ रही एक गाड़ी को टक्कर मार देती है। वही सूचना मिलते ही सेक्टर 53 थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों के बयान जो है वो दर्ज किए गए। अब पुलिस ने फॉर्च्यूनर को अपने कब्जे में ले लिया है। तो देखा आपने, इस तरह के कई सारे हादसे हम देखते हैं। लोगों को एहतियात यहाँ पर जाहिर तौर पर बरतने चाहिए, क्योंकि ये जानलेवा होते हैं कई लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। बसंत पंचमी के अवसर पर स्नान नहीं करेंगे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। कहा कि जब तक प्रशासन सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगता तब तक फुटपाथ पर ही बैठे रहेंगे। उज्जैन में बस को साइड देने की बात पर 2 पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। बजरंग दल का पदाधिकारी घायल हुआ है। उपद्रवियों ने दुकान और गाड़ियों में तोड़फोड़ यहां पर कर दी है। थाने का घेराव किया गया और 6 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं और धारा 163 यहां पर लगाई गई है। गौशाला विवाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज जारी है सरस्वती पूजा। कोर्ट ने जुमे पर नमाज की भी दी है इजाजत। इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आज मिशन साउथ पर पीएम मोदी चेन्नई में डीएमके के गढ़ में भरेंगे हुंकार। बाद में केरल के राजधानी तिरुवनंतपुरम में करेंगे रोड शो। केंद्र सरकार ने जारी किया जनगणना 2027 का नोटिफिकेशन। मकान, परिवार, वाहन से जुड़े हुए किए जाएंगे 33 सवाल। 2 चरणों में पूरी होगी जनगणना।
26 जनवरी की परेड से पहले आज फुल ड्रेस रिहर्सल में दिखेगी भारत की ताकत। विजय चौक से इंडिया गेट तक कर्तव्य पथ सहित कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों की आवाजाही पर रोक। ईरान पर कभी भी हमला कर सकता है अमेरिका। इजरायली मीडिया के हवाले से खबर। इजरायली सेना ने पूरी तैयारी यहां पर की है। ट्रंप बोले, ईरान की ओर बढ़ रहे हमारे युद्धपोत नहीं चाहता कि युद्ध हो, लेकिन ईरान पर कड़ी नजर है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से आज दिल्ली में हल्की बारिश की संभावना। उत्तर भारत के कई शहरों में बर्फबारी और ओलावृष्टि संभव। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी और बारिश को लेकर अलर्ट जारी। भारत न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टी20 मुकाबला आज छत्तीसगढ़ के न्यू रायपुर में खेला जाएगा। मुकाबला 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है भारत। तो कल सीएम योगी ने कालनेमी का जिक्र किया और उसके बाद से साधु संतों में जबरदस्त संग्राम देखने को मिल रहा है। कई जो संत हैं वो सीएम योगी आदित्यनाथ का समर्थन कर रहे हैं, तो कई उनके विरोध में खड़े हो गए हैं। और इसी को लेकर कल हमारे सहयोगी सुचारिता कुकरेती ने जगत गुरु रामभद्राचार्य और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से बातचीत की थी। आपको उसके कुछ अंश हम दिखाते हैं कि इस मुद्दे पर इनकी क्या राय थी। देखिए जरा। स्वामी जी, मैं आपसे पूछ रही हूं, आज योगी आदित्यनाथ ने कालनेमी पर बात कही है, उन्होंने कालनेमी का जिक्र किया है। कौन है ये कालनेमी? आपको क्या लग रहा है, क्या बोलना चाह रहे हैं? बात यह है कि एक राजनेता को, जो मुख्यमंत्री है, वो शिक्षा की बात नहीं करता, वो स्वास्थ्य की बात नहीं करता, वो लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं करता, वो अपने प्रदेश की तरक्की के बारे में बात नहीं करता, वो कालनेमी और धर्म के बारे में ज़्यादा बात करता है। ये कहाँ तक उचित है? मुख्यमंत्री को अपने प्रदेश की खुशहाली के बारे में प्रयास करना चाहिए और चर्चा करना चाहिए। धर्म का काम आप तो योगी जी पर सवाल उठा रहे हैं, मतलब सीधे सीधे मुख्यमंत्री पर सवाल उठा रहे हैं आप। कालनेमी का मतलब क्या है? हाँ। कालनेमी का मतलब है कि जो नहीं है वो बन के दिखाए। तो जब आप राजनेता हो, मुख्यमंत्री बने हो, तो फिर धार्मिक बनने का प्रयास क्यों कर रहे हो? अपने आप को धर्माचार्य क्यों दिखा रहे हो? कालनेमी तो वही सिद्ध होते हैं। कोई व्यक्ति एक समय में एक ही चीज़ हो सकता है, दो तो नहीं हो सकता। तो आप जो है, जब राजनेता हो और मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए हो, दूसरे टर्म में भी बैठे हुए हो, तो फिर धर्माचार्य बनने का प्रयास आप क्यों कर रहे हो? इसका मतलब कालनेमी तो की जो परिभाषा है जी, तो आप ही के करीब खींच रही है चुंबक की तरह। ये तो आपने स्वामी जी बहुत बड़ी बात कह दी है। आप तो अब कालनेमी को लेकर योगी आदित्यनाथ को ही घेर रहे हैं। अब इससे पहले भी आपने उन्हें औरंगजेब और बाबर वाली बातें कह दी थी, उसको लेकर भी एक बवाल था। आप एक बार फिर हमला कर रहे हैं उन पर। भाई, बाबर अकबर हमने बिना कारण नहीं कहा। जब हमने देखा, देखिए, हम जब से पैदा हुए हैं हमको इतिहास पढ़ाया गया भारत में। ये बताया गया कि औरंगजेब बहुत खराब था। हमने पूछा क्यों खराब था? उसने हमारे मंदिर और हमारी मूर्तियों को तोड़ दिया। तो हमारे मन में ये छवि बन गई कि जो मंदिर और मूर्ति तोड़े वो औरंगजेब और वो बड़ा खराब। अब जब हम बड़े हुए, बड़े होकर के जब हम अपने आँखों से हमने किसी को मंदिर और मूर्ति तोड़ते देखा, तो हम क्या समझेंगे? यही समझेंगे ना, यही औरंगजेब है। तो वही हमने कहा, इसमें क्या गड़बड़ है? आप जो बात कह रहे हैं, ये बड़ी खबर यहाँ माइक ऑन है पर बन रही है। मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि अविमुक्तेश्वरानंद जी जो कह रहे हैं, जगत गुरु जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जगत गुरु जी, बहुत स्वागत आपका। मैं आपको बताऊं कि अविमुक्तेश्वरानंद जी सीधे कालनेमी वाला जो बयान योगी आदित्यनाथ ने दिया, उसे लेकर अब योगी आदित्यनाथ को ही घेर रहे हैं, वो मुख्यमंत्री को घेर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ मेरे स्नेह भाजन है, मेरे छोटे भाई हैं, और उनकी कथन रहनी और करनी में अंतर नहीं है। किसी प्रकार का उस व्यक्ति के चरित्र में लांछन नहीं आया। उसमें यदि कोई हुमायूं और औरंगजेब कहे तो किसी भी सुधी व्यक्ति को सहन नहीं होगा। और जिसके लिए उन्होंने कहा ना, वो व्यक्ति तो इतना धृष्ट है, उसने मेरे लिए कह दिया कि वे विकलांग हैं, उन्हें संन्यास लेने का अधिकार नहीं, उसको स्वयं ज्ञान नहीं। और वो वास्तव में यह व्यक्ति शंकराचार्य भी नहीं है। सोचिए आप, कोर्ट में भी ये प्रकरण चल रहा है और अमावस्या के दिन ये रथ पर चढ़ करके गंगा के तट पर जा रहा है स्नान करने। कितनी अशास्त्रीय बात हुई। मैं आप ही का सवाल लेकर जा रही हूँ अविमुक्तेश्वरानंद जी के पास। रामभद्राचार्य जी
स्वामी जी आपको शंकराचार्य नहीं मानते हैं, वो खुलकर कह रहे हैं आप शंकराचार्य नहीं है, इस पर क्या कहेंगे? अरे भाई वो मोदी जी के मित्र हैं और योगी जी के सगे संबंधी हैं, वो तो कहेंगे ही। उनसे हमको तो आशा नहीं, आपको कहाँ से आशा थी, आपको कहाँ से आश्चर्य हो रहा है, वो तो कहेंगे ही। अच्छा, मुझे आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जगत गुरु जी, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि आप तो मोदी योगी के मित्र हैं, इसलिए आपसे इसी तरह के बयानों की उम्मीद है और कुछ नहीं है। वो सीधे आप पर भी आरोप लगा रहे हैं। नहीं, मैं किसी का मित्र नहीं हूँ। जो शास्त्र के विरुद्ध बोलेगा उसके विरुद्ध मैं बोलूंगा, जो शास्त्र के विरुद्ध आचरण करेगा व्यक्ति उसके विरुद्ध मैं बोलूंगा। ये हमको प्रमाण देना है कि गंगा स्नान करने के वाहन से जाना चाहिए। ये पहले अपने शंकराचार्यत्व को प्रमाणित करें, कहाँ शंकराचार्य हैं। और तीसरी बात, शंकराचार्य शब्द में कौन सी संधि होगी इसका भी इस व्यक्ति को ज्ञान नहीं। देखिए, मुझे बड़ा आज बात कर रही हूं मैं दो संतों से, और जगत गुरु जी ऐसा लग रहा है कि अब इस पूरे विवाद को लेकर संत बनाम संत हो गया है, संत वर्सेस संत हो गया, और ये बड़ा दुखद है जगत गुरु जी। न, ऐसा नहीं है बच्ची जी, संत वर्सेस संत नहीं हो गया, संत वर्सेस असंत हो गया है। और अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे AIMIM की पार्षद सहर शेख की, जो इस वक्त ताबिश सुर्खियों में बनी हुई है अपने एक बयान की वजह से, और अब उन्हें एक नोटिस जारी हो गया है भड़काऊ बयान के लिए। उन्हें यह नोटिस जारी हुआ है। मुंब्रा से पार्षदी जीती थी AIMIM के टिकट पर, उसके बाद उन्होंने यहाँ पर एक बयान दिया कि शहर को जो है हरे रंग में रंगना है, और इसी को लेकर हंगामा मच गया। हाल ही में इन्होंने यहाँ पर जीत के बाद ये बयान दिया था, जिसमें कहा था कि अगले 5 साल में मुंब्रा में हर उम्मीदवार AIMIM का होगा। मुंब्रा को पूरी तरह से हरा रंग देना है। पूर्व सांसद किरीट सोमैया के नेतृत्व में बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस को लिखित शिकायत इस मामले में सौंपी थी, और दावा किया गया था कि टिप्पणी भड़काऊ थी और इसका उद्देश्य सांप्रदायिक तनाव को भड़काना था, और इसी सिलसिले में अब पुलिस ने यहाँ पर इनको नोटिस भेजा। वहीं AIMIM की युवा पार्षद सहर शेख के किस बयान पर सियासी बवाल मचा हुआ है, एक बार फिर से आपको वो बयान सुनवाते हैं। अब मेरी गुजारिश है आप सबसे कि आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। हर एक कैंडिडेट इंशाल्लाह 5 साल बाद सिर्फ और सिर्फ MIM का आएगा, क्योंकि अब इलेक्शन में आप मजलिस की ताकत समझ चुके हैं, और ये ताकत हमको अल्लाह से आती है। तो देखा आपने, जो जीत के बाद उत्साहित ये नजर आ रही थी, और जब ये संबोधित कर रही थी तो कह रही थी कि आने वाले 5 सालों में यहाँ से हर एक जो पार्षद होगा वो AIMIM का ही होगा, और इसी बात को लेकर वो ये कह गई यहाँ पर कि हरे रंग में जो है रंग देना है इसको, और इसी को लेकर पूरा का पूरा ये बवाल यहाँ पर खड़ा हो गया। ऐतराज इस पर जताया गया कि भाई ऐसे आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं। हालांकि इस पर तर्क उन्होंने ये दिया कि उनकी पार्टी का झंडा हरा है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर किया, ये कहा। बिल्कुल, अब देखिए शहर शेख के इस बयान पर बीजेपी की महिला नेता और पूर्व सांसद नवनीत राणा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जिसे सब कुछ हरा देखना है उसे पाकिस्तान जाना होगा। पूरा ग्रीन करेंगे, पूरा ग्रीन करने के लिए पाकिस्तान जाना पड़ेगा। इस देश में है तो भगवा और नीला ही चलेगा, दूसरा कोई रंग नहीं चल सकता है, ये याद रखना। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब बोला था कि ये राज्य में जो धर्म के लिए हम काम कर रहे हैं, जो महाराष्ट्र में रह रहे हैं, ये धर्म के लिए हम जिएंगे भी और मरेंगे भी। किसी ने कितना भी कुछ बोला, ग्रीन करेंगे, हरा करेंगे, तो तुम्हारे सपने भी सच नहीं हो सकते हैं। तो देखा आपने किस तरह से अब ये रंग पर सियासत यहाँ पर आ गई है, लेकिन मेयर कौन होगा इन महानगर पालिकाओं में, ये भी एक बड़ा सवाल है आयुषी। और अब ये तय कर लिया गया है कि 29 महानगर पालिका जो चुनाव हुए थे उसमें 15 पर महिला मेयर होंगी। बिल्कुल, 15 महानगर पालिका में महिला मेयर होंगी। 29 में से 15 महानगर पालिका का ये घोषणा की गई है कि यहाँ पर जो 15 महिला मेयर होंगी। BMC में भी महिला मेयर का बनना ही तय माना जा रहा है, और लॉटरी के जरिए मेयर का चुनाव होता है। कल जब लॉटरी निकली तो ये आंकड़ा सामने आया है कि 29 में से जो 15 महानगर पालिका है महाराष्ट्र की, वहां पर
महिला मेयर ही होगी। लेकिन अब जो सस्पेंस बना हुआ है ताबिश इतने दिनों से मुंबई को लेकर, खास तौर पर कि वहां का मेयर कौन होगा, क्योंकि इस पर जो है जो तमाम पार्टियां हैं अपने अपने दावे कर रही हैं कि उनके सबसे ज्यादा पार्षद जीते हैं तो उन्हीं का मेयर होगा। अब सस्पेंस कब खत्म होगा मुंबई को लेकर, इस पर भी नजर रहेगी। बिल्कुल, देखिए इतिहास रहा है कि शिवसेना का मेयर यहाँ पर रहा है सालों से, और ऐसे में जो एकनाथ शिंदे हैं वो इस बात को लेकर जोर लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी पार्टी से मेयर बन जाए, और इसी में वक्त यहाँ पर लग रहा है ये तय कर पाने में। हालांकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी रही है इस बार के चुनाव में, तो देखिए आप क्या यहाँ पर तय किया जाता है। अभिषेक हमारे साथ हैं। अभिषेक, बताइए जरा AIMIM वाले मामले पर भी कि उस शिकायत में क्या कहा गया है पुलिस की तरफ से, जिसमें नोटिस इनको भेजा गया और क्या पूछताछ के लिए बुलाया गया, कोई वक्त दिया गया इनको, और ये मेयर को लेकर जो अभी इतना वक्त लग रहा है, ये इसकी वजह यहाँ पर क्या है? अभिषेक, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी जी। नहीं, जिस तरीके से पूरी जो घटनाक्रम हमने देखा, जो शहर शेख ने जिस तरीके से जीत के बाद एक तरीके से बयान दिया, और कहीं ना कहीं उनका निशाना वहाँ के जो MLA है जितेंद्र अवार्ड उनकी तरफ था, लेकिन जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया उसके खासा लेकर चर्चा हुई, और कहीं ना कहीं जो बीजेपी का है और तमाम संगठनों ने वहाँ पर जाकर पुलिस कंप्लेन भी की है, और कंप्लेन के बाद उनको नोटिस इशू किया, और साफ तौर पर ये निर्देश भी दिए गए हैं कि इस तरीके के जो बयान है आगे चल के न दिए जाए, खास करके जिससे जो एक रिलीजियस बयान जो दिया था उन्होंने कि पूरा मुमरा को हरा कर देंगे, आगे चल के कोई जीत कर नहीं आएगा, सिर्फ AIMIM के पार्षद ही जीतेंगे, इस तरीके के बयान। हालांकि जब उनसे पूछा गया, उनको काउंटर किया गया, तो उन्होंने इसका कहा कि मेरे पार्टी के झंडे का कलर हरा है, इसलिए मैंने इसका जिक्र किया और इसकी बात की। लेकिन सबको पता है किस तरीके से जो बयान दिया गया और उसके मायने क्या है, और कहीं ना कहीं जो कम्युनल हार्मनी है वो डिस्टर्ब होती है, तो 168 के तहत नोटिस दिया है और उनको जवाब भी मांगा है, और साथ ही साथ ये निर्देश भी दिए कि आगे चलकर आप एक पार्षद है इस तरीके के बयान ना दें, ताकि सोसाइटी में कम्युनल हार्मनी ना हो। और वहीं जो मेयर की बात आप कह रहे हैं, कल लॉटरी निकल चुकी है, और ख़ास करके मुंबई की बात करें तो मुंबई में ओपन कैटेगरी की महिला मेयर चुनी जाएगी। अब जो प्रक्रिया होनी है, नामांकन होगा, उसके बाद में एक स्पेशल मीटिंग बुलाई जाएगी BMC में, और वहाँ पर इलेक्शन किया जाएगा। अब जो पार्टीज़ है, खास करके जो सबसे बड़ी पार्टी है BJP, किसको उम्मीदवार के तौर पे पेश करती है, और क्या शिंदे उससे सहमत होंगे, दोनों के बीच बातचीत होगी। आज वापस आने की संभावना है देवेंद्र फडणवीस दावोस में। बिल्कुल अभिषेक, अब इस पर क्या राय बन पाती है ये भी यहाँ पर देखना होगा, क्या शिंदे सहमत हो पाते हैं नहीं, और दूसरा शहर शेख के मामले में कैसे अब यहाँ पर चीजें आगे बढ़ती हैं। तो सियासत गरमा रही यहाँ पर मेयर के मुद्दे को लेकर। बिल्कुल, चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब आपको दिखाते हैं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ NDTV ग्रुप के एडिटर इन चीफ राहुल कंवल की एक्सक्लूसिव बातचीत। इस इलेक्शन की एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि गांधी फैमिली का कोई मेंबर पहली दफा इलेक्शन कमेटी को हेड कर रहा है। प्रियंका गांधी आ रही है, उससे लग रहा है कि वहां पे डबल इंजन बन गया है गौरव और प्रियंका का। दुनिया का जो सबसे फ्लॉप फैमिली है वही गांधी फैमिली है। तो कोई ये फैमिली बड़ा फैमिली है क्या? उनका क्या सक्सेस क्या है? आप जैसे एम्फेसिस किया गांधी फैमिली, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, आप शर्मा फैमिली का बात करो। हाँ। मेरा तो लगता है मेरा फैमिली इज बेटर देन देम। वो कैसे? किस लिए? हम लोग स्ट्रगल करके बड़ा हुआ हूं। वो तो नहीं, पर आपने मेरे सवाल को डॉज कर दिया। मैं डॉज नहीं किया, मैं बोला कि असम में कांग्रेस का इलेक्शन कमेटी चलाएंगे। हाउ डू यू सी दैट? मैं इतना ही आपको बोलता हूं कि एक अगर फ्लॉप आते हैं व्हिच इज अ कंप्लीटली अ फैमिली बाय ऑल स्टैंडर्ड इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ सक्सेसफुल फैमिली। कोई आपका स्टेट में आते हैं, कैंपेन करते हैं, उसको आप कॉग्नाइजेंस भी लेना नहीं चाहिए। नहीं, क्योंकि वो तो केरला की MP हैं और आ रही हैं आसाम में। मेरा लगता है राहुल डजंट वांट हर इन केरला। कैसे भाई? वो मतलब आई स्टेड इन कांग्रेस फॉर 22 years, so I have also certain kind of inner information. I think Rahul do not want to disturb KC Venugopal and his axis, and Priyanka is an outsider to that axis, so that is why she has been ट्रांसफर टू असम। अब आप ऐसी भाई बहन की लड़ाई कर रहे हैं। वो तो सब जानते हैं। नहीं तो एक व्यक्ति MP फ्रॉम केरला एंड शी हैज नॉट बीन असाइन रेस्पॉन्सिबिलिटी इन केरला, सो हाउ यू विल इंटरप्रेट?
आप तो इतना बड़ा इंटरप्रिटेशन लगा रहा है हर इशू में, व्हाई नॉट यू इंटरप्रेट दिस? पर ऐसे तो अलग अलग स्टेट से लोग तो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए। योर ओन स्टेट इज इन इलेक्शन मोड, जैसे आज मेरा असम में इलेक्शन है, एंड इफ टुडे the party give me in charge of Tamil Nadu, that means you can easily come to a conclusion that I am not chief ministerial face for the next Assam assembly election. No, but she was never chief ministerial face. I'm just giving you example. When one of my MP, Assam में BJP का 16 MP है, if any MP is given responsibility in Bengal, you can conclude that the presence of this person is not warranted in Assam, so he has been shifted. When the winner MP, the MP from Kerala is not assigned responsibility in Kerala and sent to Assam, you can easily imagine that party doesn't want her in Kerala. हाँ, लड़ाई कराने में लगे। मेरा 22 साल का एक्सपीरियंस है, कोई लड़ाई करवा सकता है क्या NDTV में इंटरव्यू देके? जो लड़ाई अगर होगा तो होगा। आपको लग रहा है लड़ाई वहां पे? I mean, लड़ाई तो है, वो तो मैं जानता हूँ। आई एम ऑल्सो ए विक्टिम। आप ऐसे ही सब पतंग छोड़ के जा रहे हो। अच्छा, आसमान में कुछ भी पतंग छोड़ रहे हो। मैं खुद वो लड़ाई का विक्टिम हूँ। भाई बहन की लड़ाई का? भाई बहन का लड़ाई का मैं भी विक्टिम हूँ, लेकिन आई डोंट वांट टू रिवील दैट मच, बट ये लड़ाई है। तो देखा आपने हेमंत बिस्व शर्मा जो बातचीत कर रहे थे राहुल कंवल के साथ, उन्होंने यहाँ पर कहा कि भाई बहन में राहुल गांधी प्रियंका गांधी में जो है लड़ाई है, और इसको लेकर जो उन्होंने अपनी बात यहाँ पर कही, इस पर प्रतिक्रिया भी आई है कांग्रेस की तरफ से, वो भी हम आगे आपको दिखा। अब बात करते हैं मौसम के मिजाज की, और देखिए कश्मीर, जम्मू कश्मीर जो है वो बर्फबारी से गुलजार है। तस्वीरें जरा आप देखिए, जमकर बर्फबारी हो रही है तमाम जगहों पर, मौसम बहुत खुशनुमा यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन ये बर्फ इतनी ज्यादा है कि इसको लेकर अलर्ट भी यहाँ पर जारी किया गया है कि बर्फ बहुत ज्यादा गिरेगी, ऐसे में दिक्कतें भी हो सकती हैं लोगों को। बिल्कुल, और मुसीबत भी कई जगह ये बर्फबारी बढ़ा रही है, और इस मुश्किल के कारण आप देखिए श्रीनगर एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। बनिहाल बडगाम रूट पर ट्रेन सेवा बाधित हो गई है। बर्फबारी के कारण जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद हो गया है, और श्रीनगर में बर्फबारी और आंधी तूफान से भारी नुकसान हुआ है। तो एक तरफ पर्यटकों के चेहरे जो है इस बर्फबारी से खिले हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोगों की जो मुश्किलें हैं थोड़ी बहुत बढ़ी हुई नजर आ रही है। बारामूला की खूबसूरत तस्वीर आप देखिए, जहां पर दूर दूर तक सिर्फ आपको क्या नजर आएगा, बर्फ ही बर्फ, चाहे मकानों की छत पे हो या फिर घास हो, पेड़ हो, सब कुछ बर्फ की चादर पे ढके हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अनंतनाग की, और यहाँ पर भी ऐसे नजारा है, गाड़ियां पूरी तरह से ढकी हुई हैं बर्फ में। जो जैसी स्थिति में यहाँ पर है वो चीजें सब थम गई हैं, क्योंकि बर्फ लगातार गिर रही है। ये देखिए आप, रास्ते, गलियां, मकान, सब कुछ बर्फ से ढका हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। और प्रदीप दत्ता हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं श्रीनगर से। प्रदीप, कुछ देर पहले तस्वीर हमने देखी थी, बारिश उस वक्त हो रही थी, बारिश क्या थमी है या फिर हालात वही हैं? बारिश तो नहीं, फिलहाल यहाँ पे बर्फबारी हो रही है। आप देख सकते हैं जैसे रुई के गोले यहाँ पे गिरते हुए नजर आएंगे, और एक खूबसूरत वातावरण दिख रहा है हर जगह पे। कहीं जगह पे सफेद चादर में पूरा कश्मीर ढक गया, और कहीं जगह पे आप देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता यहाँ भी सफेद चादर से ढकता हुआ नजर आएगा श्रीनगर का इलाका भी, क्योंकि थोड़ी देर पहले यहाँ पे बर्फबारी शुरू हुई है। और आप बिल्कुल सही कह रहे थे, सैलानियों के चेहरे पे एक मुस्कान थी, क्योंकि कुछ देर पहले हम लाल चौक में खड़े थे तो वहां देख रहे थे कि किस तरीके से सैलानी जो थे सेल्फी खींच रहे थे, तस्वीरें खींचते हुए नजर आए, क्योंकि वो कह रहे थे कि हम कश्मीर में पहली बार ऐसे देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अक्सर स्क्रीन पर देखा था बर्फ को पड़ते हुए। कहते हैं पहली बार बर्फ को पड़ते हुए हमने देखा है, और काफी खुशनुमा माहौल है। आप यहाँ देख सकते हैं, जरूर मुश्किलातें भी हो रही हैं। यहाँ पे आपको देख सकते हैं विजिबिलिटी इस समय बहुत कम नजर आ रही है। यातायात की बात करें तो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद है, जो ट्रेन सर्विस है वो भी सस्पेंड कर दी गई है, और जो हवाई अड्डा है वो भी बंद कर दिया गया, क्योंकि बर्फबारी के कारण यहाँ पे जो टेक ऑफ और लैंडिंग में प्रॉब्लम होती है, इसी वजह से एडवाइजरी इशू की हुई है। ऑलरेडी पैसेंजर्स को कहा गया है कि उन्हें इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आपको मैं एक बार बताता हूं, फिर आपसे मैं वीडियो जर्नलिस्ट को कहूंगा कि 360 डिग्री एंगल से पैन करके आपको बताएं कि देखिए विजिबिलिटी कितनी कम है। गाड़ियां जो चल रही है सड़क पे बहुत आहिस्ता से चल रही हैं, लेकिन हाँ, लोगों के चेहरे पे मुस्कान जरूर आई है, क्योंकि जो लोगों की तस्वीरें आप दिखाते रहेगा, बहुत खूबसूरत नजारा यहाँ पर है। आपसे थोड़ी देर पहले आपसे बात हो रही थी तो आपका छाता उड़ जा रहा था, इतनी तेज हवा चल रही थी। अब खबर यह भी है कई जगह पर नुकसान हुआ है हवा की वजह से। कितना नुकसान हुआ है और कहां पर लोगों को दिक्कतें आई हैं इस मौसम? बिल्कुल
बिल्कुल, क्योंकि कल देर रात ऑल ऑफ ए सडन यहाँ पे आंधी तूफान आया। आंधी तूफान की वजह से कई घरों के छत उड़ गए और कुछ गाड़ियां जो पार्क थी उनको भी नुकसान हुआ और कई घरों की दीवारें भी टूट गई हैं। उसकी वजह से काफ़ी यहाँ पे पैनिक फैल गया था, लेकिन बाद में जब बर्फबारी शुरू होगी तो वो तूफान थम गया। और आज जब मैं पहले आपसे बात कर रहा था तो वहाँ पर भी काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही थी, लेकिन बर्फबारी के आने से मुस्कान भी चेहरे पर आ गई। वो तूफान जो हवाओं का तूफान था वो भी थम चुका है, लेकिन इस समय वातावरण यहाँ पे काफ़ी खुशनुमा महसूस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ये बर्फ जो तूफान की वजह से हम बात करें, सेंट्रल कश्मीर की बात करें, नॉर्थ कश्मीर की बात करें, तो उसका इम्पैक्ट काफ़ी देखा गया था। श्रीनगर के भी कई इलाकों में हमने देखा कि पेड़ भी जो थे वो भी जो जड़ से बाहर निकल आए थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं चेहरे पर मुस्कान। कैसा लग रहा है? ज़्यादा से ज़्यादा जो टूरिस्ट आएंगे, कुछ लोग को की मुस्कान बयान करती है, क्योंकि बातचीत से ज़्यादा मजा। कितने जो टूरिस्ट आ रहे हैं, कैसा लग रहा है उनको देख? मजा टूरिस्ट को आना चाहिए, अब आना चाहिए। बर्फ गिर रही है इधर। अच्छा, तो ये देखिए, ये कश्मीरियों का ये जो है ये भाव आप उनके समझ सकते हैं कि कितने खुश हैं। उनके चेहरे पर मुस्कान है, जैसे उन्हें कैमरा देखा खुद पे खुद रुक रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे टूरिस्ट आए और बर्फ़ का मज़ा उठाएं। क्योंकि जैसे मैं टूरिस्ट से बात कर रहा था, कह रहे थे कुछ लोगों का प्लान है कि वो सोनमर्ग की तरफ जाएंगे, कुछ गुलमर्ग जाएंगे, बस इसी का इंतजार करें कि वो बंद ना हो। यहाँ पर तो एयरपोर्ट एहतियाती बंद कर दिया गया है, ट्रेन और सड़क के रास्ते भी दिक्कत हो रही है। ये कब तक बता रहे हैं वहाँ पर कि रास्ता खुलेगा ताकि लोग आ पाएं, देख पाएं सब? देखिए, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अभी बर्फबारी हो रही है। जब बर्फबारी हो रही हो तो उसको बर्फबारी के दौरान जो है रास्ता एकदम तो खुलेगा नहीं। और जहां तक इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का प्रेडिक्शंस के बारे में बताया तो 2 दिन तो यहाँ पे बर्फबारी रहने वाली है। हाँ, ज़रूर थोड़ी मुश्किलातें होंगी, लेकिन जो टूरिस्ट ऑलरेडी आ चुके थे, क्योंकि मालूम था आजकल लोग पहले ही पता करके आते कि कब बर्फबारी होगी, अकॉर्डिंगली अपना वो प्लान तैयार करते हैं और उसी प्लान के तहत वो यहाँ पे वादी कश्मीर में आए थे। जब 2-3 दिन तक कुछ बर्फबारी नहीं हुई तो लोगों के चेहरे मायूस थे, लेकिन जब आज यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे रुई के गोले यहाँ पे पड़ रहे हैं, बहुत खूबसूरत। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि कितने खूबसूरत तरीके से, मैं चाहूंगा कि अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कि पूरी तरह से आपको कैमरा घुमा के दिखाएं। यहाँ पे आपको छत जो है सफेद होते हुए नजर आएंगे, यहाँ पे भी आपको सफेद चादर आहिस्ता आहिस्ता जो हर यहाँ पे इलाके को कवर करती हुई नजर आएगी। और जो ये रुई के गोले गिर रहे हैं और ये खूबसूरत एक वातावरण पैदा कर रहे हैं, एक मुस्कान लोगों के चेहरे पे ला रहे हैं। हाँ, जरूर छोटी मोटी चुनौतियां जरूर रहेंगी यहाँ पे। आप देखिए, मैं कुछ सैलानी यहाँ पे इनसे बातचीत करते हैं। कैसा लग रहा है आपको? सर, बहुत मजा आ गया है। 4-5 साल से आते रहे, आज तक कभी नहीं मिला। इसके चक्कर में सोच रहा था यूपी निकल जाएंगे, लेकिन अल्लाह की मर्जी ने सब हो गया। अच्छा लग तो रहा है? मजा आ गया, मजा आ गया। आप परिवार के लोगों को दिखा रहे हैं ये बर्फ? जी जी जी। देखिए, वीडियो कॉल करके अपने परिवार वालों को दिखा रहे हैं यहाँ पे बर्फ। सबको वीडियो कॉल किया गया है, सबको। तो देखिए, आप ये वीडियो कॉल करके घर में भी दिखा रहे हैं कि यहाँ पे बर्फबारी हो रही है, ताकि जो लोग घर बैठे हैं, कोई यूपी में, कोई गुजरात में, कोई बिहार में, बिल्कुल प्रदीप, खुश तो होंगे ही, क्योंकि जैसे कि आप भी बता रहे थे कि थोड़ा इंतजार करना पड़ा इस बार बर्फ का, लेकिन बर्फ पड़ी है और बहुत खूबसूरत नजारे हैं। आप भी अब जरा कहवा अपना एंजॉय कीजिए, आपके पास वापस हम लौटेंगे। तो देखिए, आयुषी, खूबसूरत वादी हो गई है और बहुत अच्छे वहाँ पर नजारे देखने को मिल रहा है, लेकिन मुश्किल यह है कि रास्तों पर भी थोड़ा असर पड़ रहा है क्योंकि बर्फ बहुत ज्यादा गिर रही है। बिल्कुल, अब देखिए, जम्मू कश्मीर का हाल तो हमने आपको दिखाया, लेकिन हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें भी कुछ ऐसी सामने आ रही है जहां पर तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया है। शिमला की बात की जाए, मनाली, कुल्लू, यहां पर बर्फबारी हो रही है। 3 जिलों में भारी बर्फबारी का जो ऑरेंज अलर्ट है वो भी जारी किया गया है। हिमाचल के 3 जिलों में भारी बर्फबारी का अलर्ट है और 5 जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बर्फबारी और बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो यहां पर भी मौसम ऐसा ही रहेगा, सर्द आपको मौसम महसूस होगा, बर्फबारी भी हो सकती है और बारिश को लेकर भी यहाँ पर अलर्ट है। तो जो सैलानी यहाँ पर हैं उनके लिए भी अच्छे नज़ारे अब आने वाले हैं, क्योंकि मौसम में तब्दीली अब हो रही है और बर्फ का मौसम यहाँ पर बन रहा है। और वीडी शर्मा हमारे सहयोगी वहां से सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिमला की तस्वीर देख रहे हैं वीडी, हम जमकर बर्फबारी हो रही है और इस बर्फबारी का आनंद उठाते हुए सैलानी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि ये शिमला में, हालांकि ये नहीं कहा गया था कि शिमला में भी बर्फबारी होगी, लेकिन सुबह से ही तेज बर्फबारी शिमला में हो रही है। मेरे पीछे अगर मैं आपको छाता हटाकर दिखाऊं तो आप देखिए, बहुत तेज बर्फबारी हो रही है और लगातार ये दौर जो है पिछले 2 घंटे से चल रहा है। और हिमाचल प्रदेश में हालांकि मौसम विभाग ने ये कहा था कि
चंबा, कुल्लू और लाहौल स्पीति में बर्फबारी होगी। शिमला और अन्य जो जिलों में जहां पर बर्फबारी हो रही है वहां की प्रेडिक्शन नहीं थी, लेकिन आज जो दौर है वो हिमाचल प्रदेश में, जो पिछले काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे लोग कि शिमला में या हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी हो और बारिश हो। सूखा था पूरी तरह से, और मौसम विभाग ने यह भी कहा था कि 94% जो है कमी हम आपके पीछे देख पा रहे हैं कि सब कुछ बर्फ में ढका हुआ नजर आ रहा है। जरा वो नजारे भी आप दिखाइए और ये भी बताइए कि रास्ते तो खुले हैं ना, लोग आना चाहें तो आ सकते हैं नजारों को देखने के लिए। बिल्कुल ताबिश, मैं आपको बताऊं कि लोग हालांकि इंतजार था इस बर्फबारी का, और अभी जो सूचना मिली हमें, नेशनल हाईवे 05 वो बंद हुआ है। कुछ जो लिंक रोड है, स्टेट हाईवे है, वो भी भारी बर्फबारी के चलते जो है कम बंद हुए हैं। तो ये दौर, ये कहा जा रहा है कि अगले दो दिन यानी 24 की देर रात तक इसी तरह से जो है मौसम बना रहेगा ताबिश, और लगातार, हालांकि लोगों को इस बात की परेशानी नहीं है कि रास्ते बंद हो जाए, लेकिन दिक्कत ये थी कि बर्फबारी हो जाए, बारिश हो जाए, क्योंकि काफी जो है सूखी ठंड थी जिससे बीमारियां हिमाचल प्रदेश में अधिकतर इलाकों में लोगों को हो रही थी। और इस वीडी शर्मा जी, ये भी बहुत जरूरी है कि मौसम अपने वक्त पर तब्दीली आए उसके अंदर, और जो वक्त पर बर्फबारी होती है वो उसी वक्त पर हो। वैसे आयुषी, ये भी अच्छा है सैलानियों के लिए कि उनके सामने बर्फ यहाँ पर पड़ जा रही है, वरना हम तो जब जाते हैं तो जाने से पहले और आने के बाद बर्फ गिरती है। लेकिन अब देखिए नज़ारे बहुत खूबसूरत है यहाँ पर। ताबिश, और लोगों के लिए खुशी की बात ये भी है कि इस बार लॉन्ग वीकेंड पड़ रहा है, तो हिमाचल सबसे पास पड़ता है, तो ज्यादातर पर्यटक जो है हिमाचल का रुख अब करेंगे। जिस तरीके की तस्वीरें शिमला से वीडी शर्मा ने हमें दिखाई है, एक बार सैलानियों की रिएक्शंस आपको दिखाते हैं कि बर्फबारी का, बारिश का कैसे आनंद जो है वो सैलानी ले रहे हैं इन जगहों पर।